जीके का एक नया बैच लॉन्च किया गया है और उसी बैच की जो पहली क्लास है आज, जो आपकी राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित थी, उसी क्लास को आज मैंने आप सभी के लिए नोट्स के रूप में आप सभी को कम समय में समझाने की कोशिश की है। सर के द्वारा कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई और कुछ जो आपके राष्ट्रीय उद्यान थे यानी नेशनल पार्क थे उनको याद कराया गया था। तो जो भी ट्रिक हैं वो मैंने उसको वहाँ साइड से लिख दिया है आप सभी के लिए और वहाँ से आप लोग उनको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अंत तक वीडियो को देखना, आप लोग को मज़ा आ जाएगा क्लास देखकर। बहुत ही कम समय में आपको सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे, सारी की सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ करने को मिलेंगी। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बताइएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके की इस पहली क्लास को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि हमारे नेशनल पार्क। पहला हम सब लोग देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जिनको केंद्र सरकार के द्वारा वन्य जीवों, वनस्पतियों और प्राकृतिक जो हमारा वातावरण होता है उसको संरक्षित करने के लिए नामित किया जाता है यानी रजिस्ट्रेड किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की अपने आप में कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें हमारे जो जीव जंतु होते हैं उनका क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। ये इनका क्या होता है? प्राकृतिक एक प्रकार से जो होता है वो आवास होता है। प्राकृतिक वातावरण यहाँ पर इनको मिलता है, जो हमारे वन्य जीव होते हैं, वनस्पति होते हैं। इसके साथ साथ मानवीय जो आपकी गतिविधियाँ होती हैं वो भी हल्की फुल्की यहाँ पर होती रहती हैं। शैक्षणिक व मनोरंजन जो उपयोग होता है इसका उपयोग इसमें हम लोग कर सकते हैं राष्ट्रीय उद्यानों को। यहाँ पर पिकनिक के लिए आप लोग घूमने जा सकते हैं, ठीक है, सैर के लिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक यहाँ पर हम नहीं ठहर सकते, ये भी यहाँ की शर्त है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषता होती है हमारे नेशनल पार्क। तो इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे आपसे पूछा है कि 1970 तक भारत में केवल 5 नेशनल पार्क थे। ठीक है, 1972 के बाद आप सभी को पता है 1972 में क्या आया था आपका? तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट आया था, इसको पारित किया गया था। तो भारत में एकदम क्या हुआ, आपके जो वन्य जीव, आपके जो नेशनल पार्क थे, वन्य जीव संरक्षण था, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला और आज 2025 तक भारत में 107 नेशनल पार्क हो चुके हैं। भारत का जो 107वां नेशनल पार्क है आप सभी लोग जानते हैं ये कौन सा है? सिमलीपाल नेशनल पार्क है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। हम आगे अभी उड़ीसा के जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं उन सभी को देखने वाले हैं। कुल क्षेत्रफल इसका कितना है? तो लगभग आपका 44,402.95 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका 1.35% आपका क्षेत्रफल घेरे हुए है, जो भी हमारे नेशनल पार्क हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क आप सब लोग जानते हैं कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में है। लगभग 3550 वर्ग स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है आपका। सबसे छोटा नेशनल पार्क आप सभी को बताइए साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो कि आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। वहीं पर आपसे पूछे जो पहला नेशनल पार्क है हमारा वो कौन सा था? 1936 में स्थापित किया गया था, हैली नेशनल पार्क। ठीक है, हैली नेशनल पार्क, जिसका नाम रखा गया था बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, 1957 में इसका नाम रखा गया था। 1936 में ये हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क आज वर्तमान में इसका नाम है। ऐसे आपसे पूछे सलीम अली नेशनल पार्क या जो आपका नेशनल बर्ड पार्क है ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है और राष्ट्रीय उद्यान भी आपका जम्मू कश्मीर में ही है। जो सलीम अली हैं इनको क्यों जाना जाता है? तो इन्हें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। लेकिन आपसे पूछा है कि सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका एमपी। यहाँ पर लगभग आपके 12 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे राज्यों पर, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में हमारे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और उसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करेंगे। पहला है हमारा गलथिया नेशनल पार्क, एक है हमारा महात्मा गांधी मरीन बंदूर नेशनल पार्क, कैंपबेल वे नेशनल पार्क, एक है हमारा माउंट हैरियट नेशनल पार्क, एक है हमारा रानी झांसी नेशनल पार्क, एक है सैंडल पीक नेशनल पार्क, एक है मिडल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, एक है साउथ बटन नेशनल पार्क और एक है आपका साउथ नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, एक है हमारा साउथ बटन नेशनल पार्क। अब ट्रिक के माध्यम से देखें तो आप सभी को पता है जो लड़कियां होती हैं आप सभी को पता है वो कैसी होती हैं। तो जो भी आप बार में जाएंगे, कभी भी आप कहाँ जाएंगे? बार में जाएंगे। ठीक है, तो बार में क्या जाएंगे? आप बटन लगा के जाएंगे सेट के और सेट का ऊपर वाला बटन भी लगा कर जाएंगे, यानी गले वाला जो बटन होता है उसको भी लगा कर जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका पावेल नाम का आपका क्या है? पावेल नाम की लड़की है वो बार में गई। कहाँ गई? बार में गई। और आप सभी को पता है ये कौन सा आपका था? तो हैरियट नाम का आपका बार था, यहाँ पर गई थी। ठीक है, और क्या पहन के गई थी? तो सैंडल पहन के गई थी, और सैंडल पहन के गई थी तो बार में गई थी।
बटन लगा के गए थे, है ना। जो भी लोग गए यहाँ पर सब ऐसे घूमने घामने गए, लेकिन जो हमारे महात्मा गांधी हैं वो सब क्या रहेंगे, ऐसे दूर रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई जैसी जो महिलाएं हैं वो उनसे दूर रहेंगी, बार वगैरह से। तो आपको इस प्रकार से अंडमान निकोबार के कुछ महत्वपूर्ण से याद रखने हैं, ठीक है। हालांकि इतनी जो आपकी ट्रिक है वो कारगर नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बताता चलूँगा जिससे कि आप लोग याद करते चलें। लेकिन अपने मन से जो भी आप याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इनको आप एक पेज पर लिख लेंगे और बार बार इनको सुबह उठकर पढ़ेंगे तो याद भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश के अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश का हम लोग याद रखेंगे अंधा। तो अंधा नाम, अंधा व्यक्ति है जिससे क्या हो गया, पाप हो गया। क्या हो गया, पाप हो गया उससे कि उसके पैर के नीचे क्या आ गया, जीव आ गया। और जब उससे पाप हो गया तो वो क्या करेगा, माफ़ी मांगेगा। और माफ़ी किनसे मांगेगा, तो वेंकटेश, जो वेंकटेश आपके श्री विष्णु भगवान है उनसे माफ़ी मांगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखते हैं पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के हमारे कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के जैसे मौलिंग नेशनल पार्क है, एक नामदफा नेशनल पार्क है। तो अरुण और आंचल नाम के दो क्या हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, अरुण और आंचल, दो भाई बहन मान लीजिए, अरुण और आंचल। तो ये क्या करते हैं आप सब लोग, मिल, है ना, मौलिंग इसके नाम से, और नाम दफ़ा इनके नाम पे क्या हो गया, नाम दफ़ा हो गया, ठीक है, इनका नाम दफ़ा कर दिया। तो जो नाम दफ़ा नेशनल पार्क है ये भारत का पहला तितली विविधता केंद्र है। और यहाँ पर क्या होता है, आपकी 4 विकेट की प्रजातियाँ मिलती हैं। एक आपकी बाघ होती है वो मिलती है, एक आपकी तेंदुआ होती है, एक आपकी धूमिल तेंदुआ होती है और एक हिम तेंदुआ होती है। इस प्रकार से यहाँ पर 4 आपके मिलते हैं। नेक्स्ट आपका असम के कुछ हमारे नेशनल पार्क हैं। जैसे असम के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, आप लोग याद करिएगा, नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, देहिंग पटकी नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर यहाँ पर देखा गया था। सेकंड तितली विविधता केंद्र है आपका ये, और सैटेलाइट फ़ोन से लैस भारत का पहला नेशनल पार्क है। और ये किसके लिए जाना जाता है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। और 1985 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर भी बनाया गया था, ठीक है। इस प्रकार से आपको असम के कुछ महत्वपूर्ण से याद रखने हैं नेशनल पार्क। नेक्स्ट बिहार के देखें हम लोग, बिहार। तो बिहार के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। एक ही यहाँ पर नेशनल पार्क है, आप लोग याद रखिएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ऐसे छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ से आप लोग याद रखना छत, ठीक है। तो छत, इंदर की छत गिर गई, है ना, गिर गई तो उसमें क्या थी, घास थी, तो कहाँ गिर रहे हैं उसकी घास, तो इंदर की छत पर इसको घेर दो। इस प्रकार से याद कर लेंगे। इंद्रावती, कांगे नेशनल पार्क और एक आपका गुरु घासीदास, जिसे संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट गोवा का कौन सा है, तो भगवान महावीर या मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर आपका, तो वो है आपका गोवा में। नेक्स्ट गुजरात के कौन कौन से हैं, तो गुजरात का गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है और कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क है, ठीक है। और कच्छ की खाड़ी किसके लिए फेमस है, तो जंगली गधों के लिए फेमस है और ये भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे हरियाणा, तो हरियाणा के नेशनल पार्क सुल्तानपुर और कौन सा, कालेसर। तो हरि का कलश सुल्तान ने लिया, इस प्रकार से आप लोग याद कर लेना, हरि का कलश किसने लिया, सुल्तान ने लिया। तो हरि से हो गया आपका क्या, हरियाणा, कलश से हो गया आपका कालेश्वर और सुल्तान से हो गया आपका सुल्तानपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश की अगर हम याद करें तो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, पिन वैली नेशनल पार्क है, सिम्बलवारा नेशनल पार्क है, इंदर नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो इसकी ये ट्रिक जो है आपके कीवर्ड वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आप सभी के लिए, ठीक है। अगला जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क देखें हम लोग, तो कौन कौन से, जम्मू कश्मीर दाचिंगम नेशनल पार्क है और सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ये सब हमारे गाँव झारखंड में कौन सा, बेतला नेशनल पार्क है। कर्नाटक से हम लोग याद रख सकते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, वन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है, कुद्रेमुर्ग नेशनल पार्क है और एक नागरहोल नेशनल पार्क है। जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है और सेकंड सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी वाला आपका नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पर नागर का मतलब होता है सांप और होल का मतलब होता है धाराव, ठीक है, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसे ही राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं, पश्चिमी घाट में ये स्थित है आपका। और आप सभी को पता है कि जब किसी की बंदी होती है और बंदी के साथ आप लोग क्या करेंगे, बंदी के साथ आप घूमने जाते हैं कहीं पे, तो नगर में क्या होता है, हल्ला हो जाता है, सबके मुंह में ये बात पड़ जाती है, हल्ला हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट, और फिर आप लोग नाटक करने लगते हैं। केरल की बात करें तो केरल में कैसे लोग लेते हैं, पढ़े लिखे लोग लेते हैं। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो एराविकुलम नेशनल पार्क है, माथिक नेशनल पार्क है, नेक आपका पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, अनाईमुडी नेशनल पार्क है और पावादुम नेशनल पार्क है।
तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो एरा एरी करके बात करते हैं ना, और ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उनके माथे में दर्द होने लगता है। ये यारी से परे रहते हैं, यारी से परे रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। लेकिन जो अन्ना भाई होते हैं, है ना, जो गुंडे वगैरह लोग होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही आपका बहुत ज़्यादा उधम मचाते हैं, ठीक है, रौला जमाते हैं अपना। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में कौन सी नेशनल पार्क है, तो बुक्सा नेशनल पार्क है आपका, है ना। एक है आपका न्याओरा नेशनल पार्क है, एक आपका गोरुमारा नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, एक सिंगलीला नेशनल पार्क है, एक जल्दापारा नेशनल पार्क है। तो ये आप लोग याद करो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं बिना किसी ट्रिक के भी। अगर सुंदरवन नेशनल पार्क की बात करें तो ये टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था कब, तो 1987 में। सर्वाधिक मैंग्रोव वाले वन है ये, आप लोग याद रखना है। सुंदरी वर्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन रखा गया है। अगला है हमारा कौन सा, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी, तो कान्हा नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क है, जीवाश्म नेशनल पार्क है, डायनासोर नेशनल पार्क है और एक आपका कूनो नेशनल पार्क है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। और जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है आपका, ये राम ने लक्ष्मण को उपहार में दिया था एक बांधवगढ़ महल, है ना, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। बांधवगढ़ महल है यहाँ पर एक, उसके नाम पर। और जो कान्हा नेशनल पार्क है, ये सरपुरस की जो मैकाल की श्रृंखला है उसमें स्थित है और द जंगल बुक में इसका जिक्र किया गया है। 1894 में ये पुस्तक लिखी गई थी और इसमें इसका जिक्र किया गया है। ऐसे ही आपका पेज का अगर कान्हा ना हो तो पेज के बारे में आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सी, नवेगांव नेशनल पार्क है, बोरीवली नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, तबोड़ा नेशनल पार्क है। ये सब कहाँ के हैं, आपके महाराष्ट्र के नेशनल पार्क है। मणिपुर के देख लें तो मणिपुर में आपका सिरोही नेशनल पार्क है, केबुल लेमजा पार्क है, ये एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मेघालय में नोकरेक है, बाल फक्रम है आपका। मिजोरम में आपका मुंडेल नेशनल पार्क है, फांगपुई, है ना, ब्लू नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पर यहीं पर है आपके। नागालैंड में आपका इटांकी नेशनल पार्क, कौन सा, इटांकी नेशनल पार्क है। उड़ीसा में देखें कौन सी नेशनल पार्क है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है और नंदनकानन नेशनल पार्क है। पंजाब में वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो हरके वेटलैंड को ही नेशनल पार्क भी मान लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, केवलादेव या घाना नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। सिक्किम में कौन सा है, आप सभी को याद होगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। त्रिपुरा में आपका बाइसन नेशनल पार्क है ना, जिसे, और एक है आपका क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तमिलनाडु में कौन से नेशनल पार्क है, तो मुर्दुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी या इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क बोल देते हैं हम लोग, गुईनडी नेशनल पार्क है, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है और पलाली नेशनल पार्क है। तेलंगाना में देखें कौन से हैं, तो महावीर हरिना वनस्थली है आपकी, ठीक है। कासू ब्रह्मन रेड्डी नेशनल पार्क है आपका और एक मृगवानी नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में कौन से हैं, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार है, राजाजी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क है, ठीक है। ये सारे हमें याद रखने हैं। हमारे नेशनल पार्क हैं और उनकी कुछ स्थापना वर्ष हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है आपका और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। देहिंग पटकी नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 2021 में हुई थी, याद रखना है आपको। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में आपका 1957 में। पिन वैली उत्तराखंड में 1987 में। पेरियार नेशनल पार्क केरल में 1982 में। साइलेंट वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1984 में, केरल में है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। सतपुड़ा ये भी मध्य प्रदेश में 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। काबुल लेमजाओ मणिपुर में है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। केवलादेव राजस्थान में 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। कंचनजंगा सिक्किम में 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। नंदा देवी उत्तराखंड में 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और सुंदरवन ये आपका 1984 में स्थापित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे की सारी चीज़ें याद रखनी है। ये नेशनल पार्क वाली वीडियो थी आपकी और बहुत ही कम समय में मैंने आप सभी को प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से याद करनी होंगी, है ना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए टाइगर रिजर्व होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि टाइगर रिजर्व होता क्या है। तो बाघों की आबादी को बचाने के लिए और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो टाइगर रिजर्व होते हैं वो किसी भी नेशनल पार्क का एक क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है, और किसी भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी भाग हो सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, ये पूरा कोई नेशनल पार्क है और इसी में एक छोटा सा क्षेत्र टाइगर रिजर्व को भी घोषित किया जा सकता है। ऐसे आपका कोई वर्ल्ड सेंचुरी है ये और इसमें आपका कोई भी टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है।
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये सुरक्षा और संरक्षण के लिए होता है, किसके, टाइगर्स के लिए, ठीक है। नेशनल पार्क में भी और वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, उनमें सुरक्षा और संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं। और टाइगर रिजर्व बनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो इसको भी जान लेते हैं। टाइगर जो रिजर्व बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, कारण क्या है इसका। तो एक कारण, तो सबसे बड़ा कारण है कि बाघों की आबादी को बचाना, ठीक है, और इसके साथ साथ उनके आवासों को बचाना। अब जब इनके आवास और इनकी आबादी को जब हम लोग बचा लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो संतुलित रहेगा। अगर बाघों की संख्या कम हो जाएगी तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारा वो बिगड़ जाएगा, और जब भी किसी भी क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है तो वो उस क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान वाली बात होती है। तो इसीलिए टाइगर रिजर्व आपके बनाए जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि टाइगर डे कब मनाते हैं, तो यहीं पर जान लीजिए, टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 29 जुलाई को। जो कि हमारे टाइगर मैन है आपके कौन है, वो है कैलाश सांखला जी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे डिटेल से आगे, वो मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट बता दिया है। अब जो राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण अधिनियम है आपका, जो राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण अधिनियम वो कब आया था, 1972 में आया था, जिसे हम नेशनल टाइगर आपका कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं। ये 1972 में आया था आपका। इसी के तहत आपके टाइगर रिजर्व्स की स्थापना की गई थी 1973 में, और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट आया था। और जब टाइगर प्रोजेक्ट आया था तो उस समय भारत में केवल 9 आपके टाइगर्स थे, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है, जिसे NTCA हम लोग बोलते हैं, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, है ना, इसको आप लोग जानते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कहाँ पर है, आपका भारत में है, और इसमें 7 जो हमारी बिग कैट्स होती हैं उनका संरक्षण किया जाता है। 7 जो हमारी बिग कैट्स हैं ये कितने देशों में पाई जाती हैं, 9 देशों में पाई जाती हैं। आप सभी को पता है कि जो आपका 2023 में जो प्रोजेक्ट टाइगर था, इसके 50 वर्ष पूरे हुए थे, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो मैसूर कर्नाटक में किया गया था। और यहीं पर आपका क्या किया गया, तो पहली बैठक की गई थी जो हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसकी पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसके पहले अध्यक्ष बने हैं, ये करंट का क्वेश्चन है तो मैंने यहीं पे इंक्लूड कर दिया आपके लिए। इसके पहले अध्यक्ष बने डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। इनको बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो विचार आया था ये आपका, ये कब आया था, तो मोदी जी के मन में आया था ये विचार 2019 में, बट 50वीं वर्षगांठ के दौरान 2023 में इसको लॉन्च किया गया था IBCA को। अब ये 7 हमारी जो बिग कैट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो 7 बिग कैट्स जो होती हैं वो आपके इनमें कौन कौन शामिल होती हैं, वो है बाघ है आपका, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जैगुआर है और आपका प्यूमा। ये 7 आपकी बिग कैट्स होती हैं। अब 7 बिग कैट्स में 5 बिग कैट्स जो होती हैं वो भारत में होती हैं। तो जिन पर 5 बिग कैट्स हमारे भारत में होती हैं, तो जिन पर स्टार लगाया आप लोग देख सकते हैं, इंडिया के आगे स्टार लगाया है, और जिन संख्याओं के आगे स्टार लगा हुआ वो सारी की सारी आपके भारत में मिलती हैं। जैसे बाघ भारत में मिलता है, शेर भारत में मिलता है, तेंदुआ भारत में मिलता है, हिम तेंदुआ भारत में मिलता है और चीता आपका भारत में मिलता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, 7 बिग कैट्स में भारत में 5 बिग कैट्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और आपका बाघ, ठीक है। भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व था वो कौन सा था, जिम कॉर्बेट आपका नेशनल पार्क में आपका पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1973 में। कब बनाया गया था, 1973 में, आपको याद रखना है। इससे पूछा है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो जिम कॉर्बेट अभी हमने ऊपर पढ़ा था नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। कल हाँ एक क्वेश्चन और आप लोग करेक्ट कर लीजिए, जो आपका पिन वैली नेशनल पार्क है, लास्ट में मैंने आपको बताया था पिन वैली नेशनल पार्क, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन जब लास्ट में मैंने एक लिस्ट कराई थी उसमें उत्तराखंड लिख गया है धोखे से, तो वहाँ से उत्तराखंड काट के आप लोग हिमाचल प्रदेश उसे सही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा हमारा, यानी लेटेस्ट हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है माधव टाइगर रिजर्व, जो कि आपका MP में है। वहीं पर आपसे पूछे 57वां टाइगर रिजर्व कौन है, 57वां टाइगर रिजर्व है हमारा, तो वो है रातापानी नेशनल पार्क, जो कि MP में है। 56वां आपका टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है। 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली, जो कि राजस्थान में है। और 54वां आपका टाइगर रिजर्व है वो वीरांगना दुर्गावती, ये MP में है आपका। ऐसे आपसे पूछे 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है रानीपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। 52वां आपसे पूछे रामगढ़ विषधारी, और 51वां आपसे पूछे कौन सा है, तो श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई तमिलनाडु में है। तो जब आपके ये 58वें टाइगर रिजर्व नहीं थे, है ना, तो 54 तक आपके जो थे वो आपको लेटेस्ट तरीके से याद रखने हैं, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन ये जब नहीं थे तब आपके ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए पेपर में। तो इसी प्रकार से मैंने आपको लिए 51 से लेकर 58 तक जो भी क्रम से थे आपके टाइगर रिजर्व, उनको मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस मेहनत को। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
नेक्स्ट आपसे पूछेगा टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड्स। तो इसकी घोषणा जो की गई थी 2010 में की गई थी। सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस में है आपका, ये सम्मेलन यहाँ पर हो रहा था 2010 में, यहीं पर इसकी घोषणा की गई थी। और 2018 के लिए 2014-18 के लिए पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। यहाँ टाइगरों की संख्या 20 थी और जब इसकी संख्या 2018 में कितनी हो गई, 65 हो गई, यानी दूनी से भी अधिक हो गई। तो 2020 में इसको क्या किया गया, टी मल्टीप्लाई 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर टी क्या है, टाइगर, टाइगरों की संख्या दुगनी करने के लिए पुरस्कार दिया जाता था। टाइगर रेंज कंट्री कितनी है आपकी, तो वो 13 है आपकी। टाइगर रेंज कंट्री कितनी है, 13 है। ऐसे आपसे पूछे पहले बाघ जनगणना कब हुई थी, तो पहली जो बाघ जनगणना थी 2006 में हुई थी और उस समय आपके जो टाइगर थे वो 1411 थे आपके टाइगर। और प्रत्येक 4 साल बाद ये होती है आपकी। 2018 में इन टाइगरों की संख्या कितनी हो गई, तो 2967 हो गई और 2022 में ये संख्या हो गई आपकी 3682। ये टोटल आपकी 6% की वृद्धि हुई यहाँ पर। अगर आपसे केवल टाइगर मैन ऑफ इंडिया पूछे तो कैलाश साखला बताना, लेकिन आपसे टाइगर मैन के बारे में पूछा केवल, तो वो है वाल्मीकि ठाकुर को जाना जाता है। सर्वाधिक आपके टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एमपी में पाए जाते हैं 785। दूसरे नंबर पर कर्नाटक, यहाँ पर 563। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, यहाँ पर 560 और चौथे नंबर पर आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर 444 आपके टाइगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में पूछेगा कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हमारे टाइगर रिजर्व हैं। तो आंध्र प्रदेश में हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये सबसे बड़ा हमारा टाइगर रिजर्व है और इसको हम लोग क्रांतिक बाघ आवास भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम पूछें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो नामदफा, कमलंग और पक्के टाइगर रिजर्व ये हैं हमारे। नामदफा ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है या सबसे ऊंचा आपका टाइगर रिजर्व है। अब आप सभी को पता है कीवर्ड आपको क्या रखना है, अरुण और आंचल, दो दोस्त हैं। तो अरुण जो आंचल है, जो इसमें आंचल है, इसके अंग कैसे हैं, कोमल हैं और इसकी जो सहेली है वो कौन है, पक्की सहेली है इसकी आंचल, ठीक है। तो नामदफा हो गया इसका, इन दोनों का नाम है क्या है, अरुण और आंचल। तो नाम से हो गया नामदफा, कोमल अंग से हो गया कमलंग और पक्के से हो गया पक्की सहेली है इसकी, तो क्या हो गया, पक्के टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आपसे पूछेगा असम के बारे में। तो असम के बारे में पूछे तो आज शाम रंग के नाम, आज शाम रंग के नाम, तो आ से हो जाएगा असम, ठीक है। और मानस, नामेरी, ओरांग और काजीरंगा, ये इसकी हमारे ट्रिक हो जाएगी। बहुत बेहतरीन वाली बारिश हो रही है इस समय आप सभी के लिए, ठीक है। बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है, आवाज़ भी आप लोगों को आ रही होगी बारिश की मेरे ख्याल से। बिहार में हमारा कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। केरल में हमारे दो हैं, पेराविकुलम और एक है पेरियार, ये आपको याद रखना है। पेराविकुलम और पेरियार, इनके नामों से आप लोग याद कर सकते हैं, केरल में है ये। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, तो उदंती सीता नदी, अचानकमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक लिख दी है कि इंदर की छत पर घास डाली, इंदर अचानक आ गया, उसने उड़ती घास को देख लिया। तो इंदर से हो गया आपका इंद्रावती, छत से हो गया छत्तीसगढ़, अचानक से हो गया अचानकमार, उड़ती से हो गया उड़दंती और इंद्रावती से हो गया आपका इंदर, ठीक है। इंद्रावती हो गया, इंदर से इंद्रावती। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। पलामू, तो पलामू ये कहाँ पर आपका, झारखंड में है। तो 1000 प्लान बनाता है रामू, कौन बनाता है, 1000 प्लान बनाता है रामू, लेकिन सारे उसके प्लान फेल हो जाते हैं। तो झारखंड कहाँ पर हो गया आपका, पलामू टाइगर रिजर्व यहाँ पर। कर्नाटक में कौन सा है, तो बांदीपुर है आपका, भद्रा है, दांदेली है, अंसी, नागरहोल और बिलगिरी रंगनाथ। तो अंसी नाम की बंदी है, इसके कारण नगर में हल्ला हो गया है और इसके कारण आपका बिल भी बढ़ रहा है। और ये भद्र है तो नाटक भी होगा, ये भद्र है तो नाटक होगा। तो अंसी से हो गया आपका अंसी, दादली अंसी, बंदी से हो गया बांदीपुर, नगर से हो गया नागरहोगल, भद्र से हो गया आपका भद्रा और नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको याद रखना है महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से आपके हैं, तो महाराष्ट्र में आपको कीवर्ड याद रखना है हार, मेलाघाट, तबोड़ा अंधारी, सह्याद्री, नवेगांव, जीरा और एक है आपका बोर, एक है पंच। तो जब आपकी हार हो जाती है तो आपको लोग क्या करते हैं, तंड से चाटा मारते हैं। तो कोई भी आपको तड़ से चाटा मारे तो गांव में बोर करे, पेच मारो सहा नहीं जाता, मेल भी कहना मुश्किल है। तो तड़ से हो गया तड़ोबा, गांव से हो गया नवेगांव, बोर से हो गया बोर, पेच से हो गया पेच, ठीक है। और सहा नहीं जाता ये सह्याद्री हो गया, मेल से हो गया आपका मेलाघाट। तो इस प्रकार से आपको महाराष्ट्र के भी कुछ याद रखने हैं। एमपी के आप लोग को ज़्यादातर याद होंगे, जैसे पेच है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, पन्ना, सतपुड़ा, संजय धुबरी, रातापानी
और वीरांगना दुर्गावती जो कि आपका लेटेस्ट था, ठीक है, 58वां नहीं है ये लेटेस्ट नहीं है, ठीक है। ये पहले था लेटेस्ट लेकिन बाद में हटा दिया गया था। लेटेस्ट अब हमारा है माधव टाइगर रिजर्व। कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं टाइगर रिजर्व। आगे मिजोरम के टाइगर रिजर्व देख लेते हैं, वो कौन सा? डम्फा टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में कौन से हैं? तो आपको दोनों याद रखने हैं, सिमलीपाल और सतकोसिया। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर, करौली। ऐसे पश्चिम बंगाल में आपका एक है सुंदरवन और एक है बुक्सा। ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? आपके पश्चिम बंगाल में है। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं आपके? तो तमिलनाडु में काकानड़, एक है आपका अन्नामलाई, एक है मृदुमलाई, एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और एक है थिरुवल्लुर मेघामलाई। मैंने अभी आपको बताया था, जिसको आपका 50वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और सत्यमंगल टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड भी मिल चुका है आपका, ठीक है। नेक्स्ट तेलंगाना में कौन कौन से आपके? तो वह है काम्बल है और अमरावती, दोनों याद रखते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश माँ बोली दूध पी लो रानी तुम्हारी अमानत होगी। माँ बोली दूध पी लो रानी तुम्हारी अमानत होगी। तो माँ से उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है ना। जो हमारी माएँ होती हैं, उत्तर प्रदेश की माएँ होती हैं, वो बोलती हैं क्या? तो दूध पी लो रानी तुम्हारी रानी तुम्हारी अमानत। दूध से हो गया दुधवा, पी लो से हो गया पीलीभीत, रानी से हो गया रानीपुर और अमानत से हो गया अमनगढ़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और राजाजी टाइगर रिजर्व आपका उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स थे, जो इसको हमने बहुत ही कम समय में आपको रिवाइज़ कराया। तो 2-3 बार आप लोग वीडियो को देख लेंगे, बहुत ही छोटी सी वीडियो है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगे सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स। करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? यूनेस्को ने क्या किया है? प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और विकास संबंध का संतुलित प्रयास करते हैं, ठीक है। जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर जो MAB 1971 आपका स्टार्ट हुआ था, इस उद्देश्य से लोगों और पर्यावरण के बीच में संबंध को सुधार लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। अब जो आपको बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनके 3 कोर होते हैं। एक कोर होता है 3 क्षेत्र होते हैं, एक होता है कोर क्षेत्र, एक होता है बफर क्षेत्र और एक होता है संक्रमण क्षेत्र। ये यहाँ पर मैंने बनाए हैं। जो आपका नीले रंग में दिख रहा है वो आपका कोर है, अंदर छोटा सा, उसके बाहर रेड रंग में दिख रहा है वो है आपका बफर जोन, और जो ब्लैक रंग में आपको दिख रहा है ये है आपका कौन? तो संक्रमण जोन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 3 क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हमारे? तो 18 हैं, जो कि आपके लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पहला कौन सा था आपका? तो 1986 बनाया गया था और ये था आपका नीलगिरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। 1986, यहाँ 1986 कर लेना आप लोग। और सबसे बड़ा कौन सा है आपका? तो कक्ष का जो आपका सबसे बड़ा है कक्ष का बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे छोटा है आपका डिब्रू साइखोवा। और पहला समुद्री जैव मंडल रिजर्व जो है वो मन्नार है आपका। यहाँ पर समुद्री गाय डुगोंग पाया जाता है आपका, तमिलनाडु में है ये आपका। अब यहाँ पर हमारी कुछ लिस्ट है, जैसे आपको पता है कुल नेशनल पार्क कितने हमारे? 107, टाइगर रिजर्व कितने? 58 और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हमारे? 12। यहाँ पर 1986 कर लेना, नीलगिरी में क्या कर लेना आप लोग? 1986, ठीक है। 81 लिख गया है, 1986 कर लेना। तो नीलगिरी रिजर्व मंडल जो है आपका ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। नंदा देवी ये बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में 1988 में स्थापित हुआ था। मन्नार की खाड़ी 1989 में ये तमिलनाडु में है। नौकरेक ये 1988 में मेघालय में है। सुंदरवन ये 1989 में ये पश्चिम बंगाल में है। मानस ये 1989 में ये असम में है आपका। अगला आपसे पूछे 1994 में सिमलीपाल ये उड़ीसा में है। 1998 में ये दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। 1999 पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में है। अचानकमार अमरकंटक ये 2005 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कक्षकरण 2008 ये गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट 2008 ये मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा ये 2000 में बनाया गया था, सिक्किम में है। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2001 ये केरल में है। बड़ा निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये 1989 में अंडमान निकोबार में है। डिब्रू साइखोवा असम में 1997 में बनाया गया था। शेषाचलम ये आपका कहाँ पर है? तो की पहाड़ियाँ 2010 में बनाया गया था, ये आंध्र प्रदेश में है। और पन्ना नेशनल पार्क 2011 में बनाया गया था, ये आपका 2011 बनाया गया था, ये आपका लेटेस्ट है। और कहाँ पर है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हॉटस्पॉट जो हमारी डाइवर्सिटी है। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी है, ये कहाँ पर है ना। और ये जो हॉटस्पॉट का नामकरण था ये नाम दिया था नॉर्मन मेयर ने। ऐसे स्थान जहाँ समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जिन्हें हम लोग बोलते हैं फौना, व पेड़ पौधे जिसे हम बोलते हैं फ्लोरा
की प्रजातियां अधिकता में पाई जाती हैं, परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, ऐसे स्थान को हॉटस्पॉट कहलाते हैं। ऐसे स्थान क्या कहलाते हैं? हॉटस्पॉट कहलाते हैं। यह केवल ट्रॉपिकल जो हमारा रीजन होता है यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये हमारा क्या है? कर्क रेखा, और ये हमारा मकर रेखा है। तो इसी को हम लोग ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं और इसी में ही हमारा हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें तो हम तो बोलते हैं फ्लोरा, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको याद रखने हैं। और जो जीव जंतु हमारे होते हैं उन्हें बोलते हैं फोना। ये काफ़ी बार आपसे पूछा जाएगा फ्लोरा और फोना का संबंध। ठीक है, तो जो बायोडाइवर्सिटी आपकी होती है, हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर जैव विविधता की तो अधिकता होती है, लेकिन इसके साथ साथ इनके अस्तित्व का भी डर होता है कि इनके अस्तित्व पर कहीं संकट ना आ जाए। तो इसीलिए आपके हॉटस्पॉट बनाए जाते हैं। ये 4 जगह पर है आपके भारत में, कितने? तो 4 स्थान पर है। कौन कौन से 4 स्थान है वो? तो एक आपका हिमालयी क्षेत्र जो भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया वाला क्षेत्र है। पश्चिमी भाग व पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और श्रीलंका वाला भाग है। इंडो बर्मा क्षेत्र, ये पूर्वी बंगाल से लेकर मलेशिया वाला भाग है। और सुंदरबन क्षेत्र, ये आपका थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंडों में ये क्षेत्र आ जाता है। बहुत ही छोटा क्षेत्र आता है इसमें भारत का, तो ये भी हमें याद रखना है, ये हमारे हॉटस्पॉट थे। ये आज की हमारी सेकंड क्लास थी और इसमें हम लोग ने 3 टॉपिक देखे। एक तो टाइगर रिजर्व देखा, इसके साथ साथ हमने बायोस्फीयर रिजर्व देखे और इसके साथ साथ हमने जो हमारे हॉटस्पॉट क्षेत्र थे वो देखे। तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा की गई मेहनत आप सभी को पसंद आई होगी, ये नोट्स आपको अच्छे लगेंगे, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो ये सारी बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आके आपको कैसा लगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अगली नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है और वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर अभी तक किसी भी साथी ने जो हमारे नायक 2.0 जो बैच चला था आपका, उसकी पीडीएफ नहीं ली है तो जल्द से जल्द उसकी पीडीएफ ले लीजिए आप लोग। बहुत ही कम समय में पेड कोर्स ज्वाइन करके इसको आप अपना कर सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य जो हमारी पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे द्वारा बनाए हुए, उनको भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही कम रुपयों में, बहुत ही कम खर्चे में आप लोग यहाँ से बहुत अच्छा कंटेंट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को नीचे टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ से आप ग्रुप एडमिन से थोड़ी चर्चा करके बात करके आप लोग देख लीजिए और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो बहुत ही कम समय में हमने इस क्लास को कंप्लीट किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वन्यजीव आखिरकार होता क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी प्रकृति होती है, इसके संरक्षण के लिए जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है ना, वो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, IUCN के अनुसार वन्यजीव अभ्यारण्य श्रेणी 4 में संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो भारत में कुल आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वो कितने हैं? लगभग 573 आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जो पूरे क्षेत्रफल यानी जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है उसमें लगभग आपका कितना है? तो ये है 1,23,762 वर्ग स्क्वायर जो आपका क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है। और जिस क्षेत्रफल का हमारा कितना है? तो लगभग आपका 3.76% पर फैला हुआ है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको रखना है कि कुल आपके कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं? तो 573 हैं, जो लगभग आपके 1,23,762 वर्ग स्क्वायर क्षेत्र में फैले हुए हैं। और जो पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल घेरे हुए हैं? तो 3.76% आपका क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। अच्छा, जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं आपके, ये होता क्या है? तो यहाँ पर होता क्या है आप सभी को पता है, पशु और जो हमारे पौधे होते हैं उनको संरक्षित किया जाता है। इसके साथ साथ जो सीमित मानवीय गतिविधियाँ होती हैं वो भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं, इसकी भी अनुमति यहाँ पर होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो आप सब लोग जान लीजिए, जो हमारे लुप्त प्राय प्रजातियां हैं और उनके जो आवास हैं उनको सुरक्षित करने के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किए जाते हैं। जैसे कोई नेशनल पार्क है ऐसे का मान लीजिए, तो उस नेशनल पार्क का भी हिस्सा हो सकता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इसी नेशनल पार्क का ही हिस्सा होता है आपका कौन? टाइगर रिजर्व होता है। वहीं पर आपका दूसरा हिस्सा इसी में नेशनल पार्क में क्या हो सकता है? तो वो आपका नेशनल पार्क में ही हो सकता है, वन्यजीव अभ्यारण्य हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र में है एक आपका बोर, ये नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है और ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। यानी कहने का मतलब है ये एक ही क्षेत्र में आपके तीनों चीज़ें हैं। बोर जो आपका टाइगर रिजर्व भी है, महाराष्ट्र में है, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और ये आपके टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट आपसे पूछे राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी को पता है राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा को अगर हम देखें और समझें तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 107 है। और भारत का 107वां जो हमारा नेशनल पार्क बना है वो कौन सा बना है हाल ही में? सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है, ये आपका बना था 107वां नेशनल पार्क। अब राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम परिभाषा देखें तो यहाँ पर वन्यजीव के लिए आरक्षित क्षेत्र होता है ये। यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, लेकिन हाँ कुछ छोटे मोटे आपके पर्यटन
जो गतिविधि हैं वो हो सकती हैं, लेकिन मानवीय गतिविधि नहीं हो सकती। यहाँ से आप ईंधन नहीं ला सकते, यहाँ आप अपना आवास नहीं बना सकते, यहाँ आप कोई निजी क्षेत्र में फैक्ट्री नहीं लगा सकते, ऐसा कार्य नहीं कर सकते आप लोग राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन हाँ, पर्यटन के लिए छोटा मोटा काम आप छोटी मोटी गतिविधि यहाँ पर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, जानवरों का बैठकर सफारी का आनंद ले सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई काम नहीं होंगे जो मानवीय गतिविधि से संबंधित हों। नेक्स्ट, वन्यजीव अभ्यारण्य जो होते हैं आपका, ये कितने हैं आपके, तो ये हैं आपके 573, अभी मैंने आपको बताया था। इसमें पशु और पौधों को संरक्षित किया जाता है। इसमें सीमित प्रकार की जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं, यहाँ से आप अपने लिए थोड़ा बहुत ईंधन ला सकते हैं, पशुओं के लिए चारा ला सकते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर आप रह भी सकते हैं, है ना। तो जहाँ सीमित मात्रा में आपकी क्या हो सकती है, गतिविधियाँ हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी आप जाएँ और पेड़ वेड़ काट के आप लोग फैक्ट्रियाँ लगा दें, है ना, सड़क निकाल दें यहाँ से, ऐसा नहीं हो सकता आपका। तो देखिए आगे आपका है जैवमंडल क्षेत्र। जैवमंडल क्षेत्र कितने आपके 18 हैं। ये एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें संरक्षित क्षेत्रों के साथ साथ मानव बस्तियाँ और बफर जोन शामिल होते हैं। यानी यहाँ पर मानव निवास कर सकता है। यहाँ पर सीमित रूप से मानव गतिविधि हो सकती हैं, लेकिन यहाँ मानव निवास कर सकता है। आपका वायुमंडल जो स्फीयर रिजर्व होते हैं, यहाँ पर ये एक बड़ा क्षेत्र होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है, मानव बस्तियाँ यहाँ पर हो सकती हैं, बफर जोन में ये शामिल होता है, इसलिए यहाँ पर मानव यहाँ पर निवास कर सकता है। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप लोग याद रखना। जैसे कि आपसे पूछे कि सर्वाधिक जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो किस राज्य में हैं, तो वो महाराष्ट्र में है। आपकी लगभग आपकी 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो कि सर्वाधिक भारत में है, वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। लेकिन आपसे पूछे सबसे कम कहाँ पर है राज्यों में, तो नागालैंड में है, त्रिपुरा में है और मेघालय में, 4 हैं आपकी। इसको आप मन्नत से याद रख सकते हैं, MNT से याद रख सकते हैं, ठीक है। W जो SL है आपकी वो यहाँ पर सबसे कम है। ऐसे हम यूनियन टेरिटरी यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सर्वाधिक कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में सर्वाधिक हैं आपकी 97 हैं। यानी टोटल आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी है, 97 है यहाँ पर। और यूटी में सबसे न्यूनतम देखी जाए तो दिल्ली है, दमनदीप, दादरा नगर हवेली आपका यहाँ पर, और एक है आपका लक्षद्वीप और एक है पुडुचेरी, यहाँ पर एक है आपकी, ठीक है। वहीं पर आपसे पूछ लिया कि सबसे बड़ा आपका कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो है आपका कौन सा, वाइल्ड लाइफ स्फीयर, तो वो कौन सा है आपका, तो वो है आपका कच्छ का रण, ये जंगली गधों के लिए फेमस है। सबसे छोटा मैं आपसे पूछूं तो वो कौन सा है, बोर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपकी महाराष्ट्र में है। सारे के सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन से राज्यों में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया अभी 573 हैं, तो हमें 573 तो याद नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपसे पहले पूछा गया आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी हैं, तो कोरिंगा और नेलापडू। नेलापड्डू ये पक्षियों के लिए क्या है, फेमस है, पक्षियों के लिए फेमस आपसे पूछा जाए कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो वो है नेलापड्डू। अब नेलापड्डू इसको कैसे याद करेंगे, तो अंधे को रंग नहीं दिखता, तो कोरिंगा हम याद रख लेंगे, कोरिंगा यहाँ से डिनोट कर लेंगे। और ये नाला पार तो कर ही नहीं सकता, तो नाला से हम लोग याद कर लेंगे नेलापड्डू, ठीक है। नेक्स्ट वहीं पर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कौन कौन सी है, तो करिकिली है और चित्रागुंडी है और एक आपका श्री विल्लुपुतूर है, ये हाथी अभ्यारण्य है आपका, कैसा है, हाथी अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, तो आप सभी को पता है अरुण और आंचल से हम लोग इसे याद रखते हैं। तो अरुण और आंचल कह रही है मोह कुछ दिवा दो, मोह कुछ दिवा दो, तो का दिवा दो, केन दिवा दो। तो कुछ मोह से हो जाएगी क्या, मोहाओ, केन से हो जाएगी केन, और दिवा दो दिवा से हो जाएगा आपका कौन सा, तो दिवांग। तो यहाँ पर कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। ऐसे अंडमान निकोबार में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्या रखेंगे, माउंट हैरियट और एक है मयूर द्वीप, ये दोनों के दोनों आपके ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब असम की अगर लोग बात करें तो असम में कौन कौन से हैं, तो असम में एक है आमचांग, एक है गर्म पानी, एक है लखोवा, एक है आपका पोवीतोरा और एक है बोरेल। अब कैसे याद करेंगे, ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई है, आज शाम पहुआ, आज शाम क्या लाएंगे, बोर हो चुका हूँ मैं, क्या लाऊंगा, तो पहुआ लेकर आऊँगा। तो वो कहता है ना, खोवा खा लो गरम गरम, क्या खा लो, खोवा खाओ गरम गरम, आम खा लो, पहुआ क्यों पियोगे। तो यहाँ से हम लोग याद रख लेंगे, आज शाम से हो जाएगा हमारा आमचांग, कौन सा हो जाएगा, आमचांग, और पहुआ से हो जाएगा हमारा कौन सा, तो पहुआ से हो जाएगा हमारा पोवीतोरा, बोर से हो जाएगा हमारा बोरेल, खोवा से हो जाएगा लखोवा, और क्या खा लो, गरम गरम खोवा खा लो, तो गर्म पानी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, गर्म पानी। नेक्स्ट भीम बांध, ये भीम बांध कहाँ पर है, तो ब्याह किसी का हो जाता है वो बंद जाता है, वो बर क्या होता है, बंद जाता है, ब्याह किसी का हो जाता है तो बंद जाता है, भीम भी बंद गए थे। तो भीम बांध और बरेला बांध ये कहाँ पे आपके बिहार में है, ठीक है, ये भी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की देखें तो कौन कौन सी है, छत्तीसगढ़ में है आपकी कौन सी, बादल कोहल और एक है बारनवापारा, ये जोग नदी यहाँ से बहती है और ये महानदी की सहायक नदी है। ट्रिक देखें तो छत पर बादल आवा, जब आप छत पर बैठ जाते हैं तो छत पर बादल आ जाते हैं, आपको देखने को छत से दिखते होंगे, तो बादल
कहाँ पर आ गए, छत पर। छत से छत्तीसगढ़ हो गया। बादल से आपका बादल कोहल, और बाबा से हो गया बारनपारा। गोवा में कौन कौन से आपके, तो वह है कोटी गाँव, ये दो तो आप याद कर लेंगे, कोटी गाँव, और एक है नेत्रावली, ये आपको याद करने होंगे। कोटी गाँव और नेत्रावली कहाँ पर है आपके, तो ये है आपके गोवा में। गुजरात में गागाव ग्रेट और आपका इंडियन वेस्टर्न, और एक है आपका खिजड़िया, कौन सा है, खिजड़िया वर्धा, ये आपको याद रखना बहुत अच्छे से, गुजरात के हैं। अगला देखिए, अगला हमसे पूछा गया गुजरात के बारे में। गुजरात के अभी हमने देख लिए थे, हाँ लिख दिए दोबारा से, कोई बात नहीं है। मणिपुर के देखते हैं, मणिपुर के हमारे लोक चामो और एक है खोम जिखवा, ठीक है। मेघालय के देखें तो मेघालय में है बागमरा पिंचर और एक है नागखिलम, ये हमारे दोनों कहाँ पर है, मेघालय में। और एक है बलफक्रम भी कहाँ पर है, मेघालय में आपका। हरियाणा में देखें कौन सा है, तो खपरवास और एक है भिंडवास। तो खपरवास और भिंडवास कहाँ के हैं आपके, तो खपरवास और भिंडवास हैं हरियाणा के। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो वह है रेणुका है, शिकारी देवी है, और कुगती भी कहाँ पर है आपके, हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों आपको याद रखने हैं। उड़ीसा में गहिर माथा है, यहाँ पर ओडीवे रडरे जो आपके कछुए होते हैं, गर्म पानी कछुए ये मिलते हैं। और भीतर कड़का भी आपका कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में आपको याद रखना है। नेक्स्ट, झारखंड में कौन कौन से हैं, तो एक है हजारीबाग, एक है डलमा, और एक है सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य। ये भारत का पहला हाथी अभ्यारण्य है। आपसे पूछा है भारत का पहला हाथी अभ्यारण्य कौन है, तो सिंहभूम अभ्यारण्य, जो कि आपका झारखंड में है, आपको याद रखना है। कर्नाटक के देखें कौन कौन से हैं, तो अट्टीवेरी है आपका, सोहीहल्ली है, दांदेली है, बांकापुर है, और मयूर है। दांदेली ये काली बाघ अभ्यारण्य भी इसको हम लोग कहते हैं। केरल के देखें कौन कौन से हैं, तो चिनारा है, पेपारा है, और सेनदुर्नी, ये आपके कहाँ के, केरल के हैं। मध्य प्रदेश के देखें तो करेरा है, सिंगोरी है, किसली है, ये आपके मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में हमने देखा तो अम्बा बरवा है ना, और एक बोर भी था, अभी मैंने बताया था आपको। पंजाब में अबोहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक आपको याद रखना है। त्रिपुरा का रोवा याद रखना है। तेलंगाना का कंबल आपको याद रखना है। वेस्ट बंगाल का हैलिड द्वीप आपको याद रखना है। चंडीगढ़ सुखना, चंडी सुखना, ये आपको याद रखना है, चंडी सुखना। नेक्स्ट, लद्दाख का आपका चांगथांग कोल्ड डेजर्ट याद रखना है। और दमन द्वीप और नागर हवेली जो हमारा है, इसका आपको फुदम याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, इसमें ये त्रिबिंदु पर स्थित है आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी का जो ट्राई जंक्शन है, इस पर स्थित है आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। पर्यावरण और वन्यजीव संबंधित कुछ एक्ट हैं हमारे, और यहीं पर हम लोग देख लेंगे क्या हमारे कुछ प्रोजेक्ट, जैसे भारतीय वन अधिनियम। तो भारतीय वन अधिनियम ये कहाँ से आया था आपका, वन अधिनियम ये 1927 में आया था। तो दोनों को वन में एक साथ देखा गया था, है ना, दोनों को वन में क्या देखा गया, तो दोनों को साथ में देखा गया था, कहाँ पर, वन में। तो 1907 में आपका वन अधिनियम। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में। तो नदी में कोई जाएगा तो भीग जाएगा, तो क्या होगा, पानी से नदी के पानी से क्या होगी, छप छप, तो छप छप से याद रखो 56, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी कब आया था, 1972 में, है ना। तो वन के जीवों को साथ दो, वन के जीवों का क्या देना है, हमें साथ देना है, तो 7-2 से हमें याद हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। जल प्रदूषण अधिनियम, रोकथाम अधिनियम 1974 में आया था, है ना। तो जल में सात चल, तो जल में क्या चल, सात चल, जल में क्या होगा, सात चल, तो 7 से हो जाएगा 7 और चल से हो जाएगा 4, तो 7 चल 1974 में आया था आपका क्या, जल प्रदूषण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 में आया था, याद करिए आप बहुत अच्छे से। वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में आया था। पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया था। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम कब आया था, 1996 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैव विविधता अधिनियम, आपका 2002 में आया था, इसको याद करिए बहुत अच्छे तरीके से। जैव विविधता, देखो बी 2 बार आ रहा है, और ये क्या है आपका 2002। तो जैव विविधता अधिनियम कितनी, 2 आपके 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई थी, तो 2004 में आई थी। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, जैसे प्रोजेक्ट में आपसे पूछा है, प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग का आया था 1970 में। प्रोजेक्ट हंगुल कब आया था, 1970 में। प्रोजेक्ट गिर, यानी गिर मतलब सिंह होता है जो हमारा, एशियाई शेर, 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो आपका 1973 में आया था। प्रोजेक्ट कछुआ 1975 में। प्रोजेक्ट गेंडा 1987 में। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। गिद्ध संरक्षण अधिनियम या प्रोजेक्ट गिद्ध संरक्षण ये कब आया था आपका, 2006 में। और हिम तेंदुआ वाला आपका 2009 में आया था। तो ये आपके एकदम क्रम से लिखे हैं, आपको याद रखने हैं। बाकी क्लास आपकी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू आप सभी के लिए, जो आप सभी लोग वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप सभी के लिए ये मैं आप पूरा बैच कराने की कोशिश करूँगा, कोई भी दिक्कत ना हो, ऐसे ही भगवान से आशा करूँगा, ठीक। यूनेस्को साइट्स आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं आपसे किसी न किसी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और करंट में आप सभी को पता है, इसकी जो बैठक हुई थी 2024 में, वो अपने भारत में ही हुई थी, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है हमारे सभी के लिए। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स आप सभी के लिए तैयार किए हैं। लगभग 1 घंटे 25 मिनट की जो क्लास है, वो आपको लगभग 15 से 20 मिनट में मैं आपको देने वाला हूँ।
जहाँ पर मैं आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ समझाऊंगा और बहुत ही शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीके से हम लोग सारी चीज़ सीखेंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे। इसके साथ साथ जो भी सर ने ट्रिक कराई थी उन ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, है ना। तो केवल और केवल आपको वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक बार आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग। दोस्तों के साथ शेयर करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है आपका इसमें नुकसान है अगर आप अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर देंगे तो, ठीक है, मुझे लगता है ऐसा, इसलिए आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा, आप सभी को पता है कुल जो हमारी कुल साइट्स हैं वो कितनी है, 43 साइट्स हैं, आप सभी को पता है। ये हमारी 2024 में 43 साइट हो चुकी थी और इसमें हमारी 35 जो हैं आपकी सांस्कृतिक साइट है, 7 हमारी नेचुरल साइट यानी प्राकृतिक साइट है, और जो एक है हमारी वो कैसी है, मिश्रित साइट है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाए कि ये तो हो गई हमारी यूनेस्को साइट, इनको हम दे सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन यूनेस्को के द्वारा ही आपकी एक इंटेंजिबल साइट्स भी घोषित किए जाते हैं, यानी कि अमूर्त धरोहरों को भी घोषित किया जाता है। ये इनकी संख्या है 15। और यूनेस्को का सदस्य भारत कब बना था, तो 1946 में ही बन गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर जो आपकी संधि हुई थी वो 16 नवंबर 1972 में हुई थी और ये लागू कब हुई थी, 1975 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो इटली में 60 हैं आपकी, और चीन में कितनी है, 59 हैं, लेकिन हमारे भारत में कितनी है, आपको याद रखनी है, 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत द्वारा इसको कब स्वीकारा किया था, तो 14 नवंबर 1977 को इसको स्वीकारा गया था, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर संधि थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हेरिटेज वाला शहर कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला शहर है वो आपका विश्व में है आपका कार्डोवा। कार्डोवा ये आपका कहाँ पर है, स्पेन में है। वहीं पर भारत में बात करके सर्वाधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कहाँ पर है, तो वो महाराष्ट्र में है आपकी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया अभी हाल ही में कि 46वें नंबर की जो बैठक थी यूनेस्को की वो कहाँ पर हुई, 30 जुलाई 2024 को अपने नई दिल्ली भारत में हुई थी। और इसमें यूनेस्को ने कितनी, तो 24 नई हेरिटेज साइट को क्या किया था, स्वीकारा था, यानी 24 नई हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की कुछ रामसर साइट हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट है हमारी, इनको हमें ज़्यादा याद रखना होगा मुकाबले किसके, पुरानियों के। ये लेटेस्ट है, हमें याद रखनी है। जैसे भारत की अगर हम 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो वो है हमारी रामप्पा मंदिर, जो कि रुद्रेश्वर मंदिर से हम कहते हैं। ये तेलंगाना में है, 2021 में इसको बनाया गया था यूनेस्को साइट। और 40वीं हमारी धौलावीरा, ये आपका एक हड़प्पा स्थल है, गुजरात में स्थित है आपका ये, और 2021 में इसको भी बनाया गया था। लेकिन 41 में जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है शांति निकेतन, ये कोलकाता के बीरभूम जिले में स्थित है। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, और इसे 2023 में क्या बनाया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। इसकी स्थापना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1942वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखें तो ये हमारा हॉयसल मंदिर समूह, ये कर्नाटक में 2023 में इसको शामिल किया गया था, और इसमें बेलूर, हेलोविड और सोमनाथपुरा ये 3 आपके स्थल हैं, ये शामिल हैं। 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, मोइद्दम है, ये कब्रगाह है एक प्रकार का, असम से संबंधित है ये, और इसमें अहोम साम्राज्य की बात की गई है। जो अहोम साम्राज्य थे, इसके जो शाही परिवार के जो वंशज थे उन सभी की क्या है, कब्रगाह है। ये 2024 में ये शामिल की गई थी, आपकी लेटेस्ट है भारत की, इसलिए आपको याद रखनी है। अभी हम लोग इसके और भी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसको घोषित कौन करता है, तो हमें पता है कौन करता है, यूनेस्को घोषित करता है, इसलिए इसको यूनेस्को साइट भी बोल देते हैं हम लोग। अच्छा, यूनेस्को के बारे में अगर हम जाने थोड़ा सा, तो यूनेस्को जो है इसे हम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कहते हैं। हिंदी में अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और ये कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है। इसके हेड कौन है वर्तमान में, तो वो है आपके ओंद्रे अजोले। इसमें देशों की संख्या कितनी है, तो 193 इसमें देश हैं, आपको याद रखने हैं। कमेंट बॉक्स में एक उत्तर आपको देखना है कि आपको बताना है कि 193 सदस्य वाला एक और आपका संगठन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो यूनेस्को के है, यूनेस्को के द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इन प्रोग्रामों के नाम याद रखना है, जैसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसे MAB हम लोग बोलते हैं, ये किसके द्वारा चलाया था, यूनेस्को के द्वारा। ऐसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम, ये भी किसके द्वारा चलाता है, यूनेस्को के द्वारा। और एक है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, ये भी किसके द्वारा चलाया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पर हमारी कुछ बेसिक सी बातें तो हमें जाननी थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट,
कुछ क्या हम लोग सारी की सारी देखेंगे, 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको क्लास में। क्लास कैसी लग रही है, मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको कैसी लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ आपके लिए एक्स्ट्रा में बता दी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा में मैंने बताई है क्लास से थोड़ी सी, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया इन चीज़ों को, क्योंकि एक ही क्लास में हम लोग सारी चीज़ देख रहे हैं तो ये भी छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला जो हमारे पहले 1983 में हमारे 4 स्थल थे, इनको शामिल किया गया था। 4 स्थल कौन कौन से थे उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला था उसमें आपका आगरा का किला, ये 1983 में आपका शामिल किया गया था, उत्तर प्रदेश में ये शामिल है और पहली हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका निर्माण अकबर ने कराया था आगरे के किले का, और इसमें क्या है आपका जहांगीर महल है और खास महल आपका आगरा के किले में है। ऐसे ही आपसे पूछेगा ताजमहल, इसको कब, तो 1983 में ही मैंने बताया 4 किए गए थे, उनमें से दूसरा है आपका 1983 में किया गया था ताजमहल। और ताजमहल का निर्माण हुआ था 1631 से 1648 तक, शाहजहाँ ने करवाया था। इसके वास्तुकार थे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी। और ये किस शैली में बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग जब ताजमहल देखने जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक डिज़ाइन मिलती है जिसे हम बोलते हैं पित्रादुरा शैली। ठीक है, पित्रादुरा शैली में सबसे पहले जो उपयोग हुआ था वो आपका एतमद्दौला का मकबरा में किया गया था, और इसका राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया था, तो 1920 में इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। आप लोग मुझे एक और पॉइंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल मैंने आपको अर्जुन बैच में एक आर्टिकल बताया था जिसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा बताई गई है, तो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में वो कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं ये भी 1983 में शामिल की गई थी। इसमें कुल गुफाओं की संख्या है 29 और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है आपकी। वाकाटक जो आपके शासक हैं उनके द्वारा बनवाया गया था। बघोरा नदी के किनारे स्थित है आपका अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, ऐसी एक है आपका एलोरा की गुफा, ये भी 1983 में शामिल की गई थी। इसमें कुल आपकी 34 जो है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं। चरनादी जो आपकी पहाड़ी यहाँ पर ये स्थित हैं, इसमें 1 से 12 तक जो आपकी गुफाएं हैं वो बौद्ध से संबंधित हैं, यानी टोटल 12 गुफाएं आपकी बौद्ध से संबंधित हैं। 13 से 29 तक आपकी इसमें हिंदुओं से संबंधित गुफाएं, इसमें 5 हैं आपकी, और 34 यानी 30 से लेकर 34 तक गुफाएं आपकी जैन की हैं, इसमें 4 ये जैन से संबंधित हैं। आपका जो एलोरा है ये 20 रुपये के नोट पर स्थित है, और ये किस वंश ने बनवाया था, तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। अगर आप ही ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दी गई है, जहाँ से आप लोग उसे इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दें। अगला पॉइंट है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर। और जो कोणार्क सूर्य मंदिर है आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। 1984 में क्या किया गया था, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। उड़ीसा में ये स्थित है। नरसिंह देव बर्मन जो कि गंग वंश के शासक थे, इनके द्वारा बनवाया गया था। 10 रुपये के नोट पर यह स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। महाबलीपुरम की स्मारक ये 1984 में आपके तमिलनाडु में स्थित है, और पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे। इसी में आपके क्या हैं, तो पंच जो आपके रथ मंदिर हैं, जो कि महाभारत के जो 5 आपके क्या थे कैरेक्टर थे, उनके ऊपर इनका नाम रखा गया है। जैसे युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, और एक है आपका कौन सा, तो वो है आपका द्रौपदी रथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, इसको कब शामिल किया गया था, तो 1985 में शामिल किया गया था। असम में ये स्थित है आपका, और स्थापना हुई थी इसकी कब, तो 1974 में नेशनल पार्क की, और 2007 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। एक सींग वाला गेंडा यहाँ पर आपका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में है, और 1984 में इसको भी बनाया गया था। टाइगर रिजर्व ये कब बना था, तो 1973 में टाइगर रिजर्व ये बना था। नेक्स्ट केवलादेव। केवलादेव जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, और जो आपकी एक साइट भी बन चुकी है, ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में राजस्थान में स्थित है। इसका पुराना नाम है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम्पी के रथ। ये हम्पी के रथ आपके 1986 में शामिल किए गए थे, कर्नाटक में स्थित है, और कृष्णदेव राय के द्वारा इनको बनवाया गया था। तुंगभद्रा नदी के किनारे ये स्थित है। 50 रुपये के नोट पर ये आपके छपा हुआ है हम्पी का रथ। और ये किसकी राजधानी थी हम्पी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर है, वो किसको समर्पित है, तो शिव को समर्पित है। किसको, शिव को समर्पित है। अगला पॉइंट है हमारा खजुराहो के स्मारक। अब ये खजुराहो के स्मारक जो हैं, इसमें आप सभी को 1986 में याद रखने कौन कौन से थे। तो हम खजूर खाएंगे गोवा फतेह करने के बाद, हम खजूर खाएंगे गोवा फतेह करने के बाद, तो हमसे हो गया हम्पी, खजूर से हो गया आपका खजुराहो, गोवा से होगा गोवा की गिरजाघर, और फतेह करेंगे तो फतेहपुर सीकरी। ये 1986 के 4 हैं आपके। ठीक है, अब 1986 में आपका मध्य प्रदेश में आपका खजुराहो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। हिंदू और जैन मंदिर के लिए समर्पित है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका फतेहपुर सीकरी, ये भी 1986 में आपका बना था, और ये कहाँ पर आपका यूपी में अकबर द्वारा बनवाया गया था 1571 में।
1571-72 में बनवाया गया था ये। और गुजरात, आप सभी को पता है गुजरात विजय किसने की थी, तो अकबर ने की थी, और इसके उपलक्ष्य में 1571 में इसमें बुलंद दरवाज़ा बनवाया था आपका। नेक्स्ट गोवा के गिरजाघर, ये आपके 1986 में और गोवा में स्थित है आपके। नेक्स्ट एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी 1986 बनी थी आपकी, 1987 बनी थी, ये महाराष्ट्र में स्थित है। स्थानीय नाम क्या है इसका, तो धारापुरी गुफाएं। इसमें जो 7 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 गुफाएं हिंदुओं के लिए और 2 गुफाएं बौद्धों से संबंधित हैं। ये 1987 की जो भी आपकी ट्रिक है वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। एलिफेंटा पट्टा सुंदर, ये एलिफेंटा पट्टा सुंदर क्या है, तो ये हमारे स्मारक हैं, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के, सॉरी ये हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ठीक है। अब पट्टा दगल ये कहाँ पर आपका 1987 में कर्नाटक में है, ये आपको इतना याद रखना है। चोल मंदिर ये भी 1987 बने थे आपके, और ये भी आपके कर्नाटक में, सॉरी ये कहाँ पर आपके तमिलनाडु में। राजेंद्र चोल जो थे इनके द्वारा बनवाया गया था। नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में 1988 बना था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका सांची के स्तूप, सांची के स्तूप कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। 1989 में इसको क्या किया गया था, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। निर्माण किया था इसका अशोक ने करवाया था, 200 रुपये के नोट पर स्थित है, और उसकी खोज 1818 में टेलर ने की थी। दीवारों पर जातक कथाओं का जो वर्णन किया है वो भी किसने किया, टेलर ने किया है। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इसकी खोज किसने की थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हुमायूं का मकबरा, ये हुमायूं का मकबरा 1993 में बना था, दिल्ली में है, दिल्ली का पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मुगलों का कब्रिस्तान है, लगभग 200 से अधिक लोग यहाँ पर आपके दफन हैं। कुतुब मीनार ये आपका दिल्ली में है, 1993 में इसको शामिल किया गया था। भारतीय पर्वतीय रेलवे ये 1999 में आपकी शामिल की गई थी, और कौन कौन सी रेलवे, तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल में 1999 में शामिल की गई थी। नीलगिरी हिमालय रेलवे 2005 में शामिल की गई थी, और कालका शिमला रेलवे आपके 2008 में, जो कि हिमाचल प्रदेश में, इसको शामिल किया गया था। बोध गया का बोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर, ये आपका 2002 में शामिल किया गया था, बिहार में है, निरंजना नदी के तट पर। भीमबेटका की गुफाएं ये आपके 2003 में मध्य प्रदेश में स्थित हैं, और विंध्य पर्वत में ये स्थित हैं। खोज की थी इसकी 1957 में BS वाडंकर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में शामिल किया गया था, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके वास्तुकार थे FW स्टीवंस। इसका पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनल, और इसकी डिज़ाइन की थी विक्टोरिया गोथिक शैली में इसकी डिज़ाइन बनाई गई थी। नेक्स्ट आपका चंपानेर उद्यान, ये आपका गुजरात में है, 2004 में शामिल किया गया था। लाल किला, ये लाल किला आप सभी को पता होगा, लाल किला ये दिल्ली वाला है, 2007 में इसको शामिल किया गया था। निर्माण इसका हुआ था 1638 से 1648 तक, और शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। यमुना नदी के किनारे स्थित है, 500 के नोट पर ये स्थित है। मेरा लाल किले में साथ रहे, मेरा लाल किले में साथ रहे, तो मेरा से हो गया, लाल से हो गया लाल किला, और 7 यानी 2007, ठीक है। नेक्स्ट है जंतर मंतर, 2010 में शामिल किया गया था, और जंतर मंतर ये जयपुर में स्थित है। निर्माण कराया था इसका सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ऐसे हमारे कुछ और थे, जिनमें से सबसे पहले आपका दिल्ली का जो जंतर मंतर था वो 1724 से 1725 के मध्य बनाया गया था। जयपुर का ये आपका 1734 में बनाया गया था। उज्जैन में आपका जंतर मंतर है, मथुरा में है आपका, और वाराणसी में है। तो ये 5 जगह आपका क्या है, जंतर मंतर है, आपको याद रखना है, ठीक है। पश्चिमी घाट ये 2012 में शामिल किया गया था, और पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु आता है, केरल आता, महाराष्ट्र आता है, ठीक है, और केरल आता है, तमिलनाडु, और इसमें तमिलनाडु का थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है, ठीक है, ये याद रखना। वैसे तो हमारा पूर्वी घाट में है तमिलनाडु, लेकिन कुछ हिस्सा इसका पश्चिमी घाट में आ जाता है, ठीक है। केरल, गोवा, कर्नाटक ये सब आपके कहाँ पर हैं, पश्चिमी घाट में है। नेक्स्ट राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग ये राजस्थान में है, और 2013 में इसको शामिल किया गया था। इसमें 6 किले आते हैं आपके, कौन कौन से हैं, तो एक आमेर का किला है, एक गागनौर का किला है, एक जैसलमेर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, और रणथंभौर का किला है। नेक्स्ट आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये 2014 में शामिल किया गया था, हिमाचल प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट है, रानी की बाव, ये गुजरात में है, 2014 में इसको शामिल किया गया था। उल्टे मंदिर के आकार की तरह है, आपने 100 का नोट देखा होगा, तो उसके पीछे ये स्थित है। सोलंकी वंश की राजधानी जो रानी थी, रानी उदयावती, उनके द्वारा बनवाया गया था, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। 100 रुपये के नोट पर बना हुआ है, और मारू गुर्जरा जो स्थापत्य शैली इसमें इसको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, ये 2016 में आपका बना था, और बिहार में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। निर्माण कराया था इसका ना कुमार गुप्त ने, और ये आप सभी को पता है गुप्त वंश के शासक हैं कुमार गुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कराया था, तो बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कराया था, आप सभी लोग याद रखना। जो कि गौरी का क्या था, सेनापति था आपका बख्तियार खिलजी, इसने। नेक्स्ट आपसे पूछे कंचनजंगा, ये 2016 में शामिल किया गया था आपका, और एकमात्र मिश्रित आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि सिक्किम में स्थित है। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर, तो अहमदाबाद जो ऐतिहासिक शहर है 2017 में शामिल किया गया था, गुजरात में है ये।
सुल्तान अहमद शाह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी साबरमती नदी किनारे, और यूनेस्को का ये पहला शहर है, 2017 में इसको शामिल किया गया था। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंडरसन ये 2018 में आपके महाराष्ट्र में है। गुलाबी शहर जो कि जयपुर है, 2019 में शामिल किया गया था। सन 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट हमारा अंतिम लास्ट है मोइद्दम, जो कि आप सभी को पता है ये चराईदेव जिले में स्थित है, असम में, और 2024 में इसको शामिल किया गया था, जो 44वीं बैठक हुई थी भारत में तब। ये अहोम राजवंश से संबंधित है, पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र आपका सांस्कृतिक स्थल है। अहोम राजधानी की पहली राजधानी है आपकी, और शाही परिवार के जो सदस्य हैं उनका कब्रगाह ये है आपका मोइद्दम। ठीक है, अब तक हमने पढ़ी थी जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, जिनको हम देख सकते थे, छू सकते थे, महसूस कर सकते थे। अब हम पढ़ेंगे अमूर्त धरोहर। इनकी संख्या कितनी है? 15 है। ये क्या होता है अमूर्त धरोहर? तो अमूर्त धरोहर जो होता है, अमूर्त संस्कृति समाज की मानसिकता चेतना का प्रतिबिंब है, जो कला क्रिया या किसी अन्य रूप में व्यक्त होती है। तो यहाँ पर ये इंटेंजिबल होती हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल भावों के द्वारा इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको हम अमूर्त धरोहर बोलते हैं। इनकी संख्या कुल भारत में 15 है। कितनी है इनकी संख्या? कुल भारत में 15 है। भारत की पहली जो थी वो वैदिक जप थी परंपरा 2008 में शामिल की गई थी। रामलीला रामायण पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में शामिल किया गया था। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है 2008 में, ये भी शामिल किया गया था, केरल में है ये आपका। रमन धार्मिक त्यौहार और गढ़वाल हिमालय ये 2009 में शामिल किया गया था, उत्तराखंड में। मुदियाम ये केरल नृत्य है आपका, 2010 में शामिल किया था। कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान का है, 2010 में शामिल किया गया था। कालबेलिया 2010 में, कालबेलिया कब किया गया? 2010 में। 3-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। कालबेलिया 2010 में शामिल किया गया, कालबेलिया 2010 में शामिल किया गया, आपको याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कालबेलिया, ठीक है, राजस्थान का आपका लोक नृत्य है। छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया? तो इसको भी याद रख लीजिए, छऊ को भी 2010 में किया गया था। लद्दाख का बौद्ध जब, ये आपका 2012 में। संकीर्तन याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मणिपुर का 2013 में शामिल किया गया था। जड़ियाला गुरु के ठठेरे, यानी पंजाब के जो आपके ठठेरे थे, कुम्हार थे, इनको शामिल किया गया 2014 में, जटियाला गुरु। नेक्स्ट योग कब शामिल किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, योग 2016। योग 2016 आप सभी को पता है योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 से स्टार्ट हुआ था, 2015 से। यहीं पर आप लोग 1 साल और बढ़ा दीजिए, 2016 में आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपकी अमूर्त धरोहर बन जाएगी। नवरोज उत्सव भी आपका 2016 में शामिल किया गया। कोलकाता की दुर्गा पूजा ये लेटेस्ट है, आप लोग याद रखना, 2021 में शामिल की गई थी। कुंभ का मेला ये 2017 में शामिल किया गया था। कुंभ का मेला 2017, कुंभ का मेला 2017, कुंभ का मेला 2017, इस प्रकार से याद हो जाएगा। गरबा नृत्य आपका 2023 में शामिल किया गया था, और ये लेटेस्ट है, 15वीं हमारी अमूर्त धरोहर है। तो गरबा नृत्य गुजरात का, आप सभी लोग जानते होंगे। बाकी ये आज की हमारी क्लास थी, यानी आज हम जो हमारी आर्द्र भूमियाँ हैं उन आर्द्र भूमियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें हम रामसर स्थल या रामसर साइट के नाम से भी जानते हैं। तो जितने भी हमारे फैक्ट रहेंगे और जितने भी लेटेस्ट बातें रहेंगी 2025 की, वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही कम समय में पूरी वीडियो को आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगती है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये जो सीरीज़ चल रही है आपकी नोट्स वाली, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ठीक है, इसमें और क्या सुधार किया जाए और किस प्रकार से आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ, उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना कुछ सुझाव दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा और मोटिवेट मिले मुझे, और मैं आप सभी के लिए क्लास और बेहतरीन तरीके से बना सकूं और उसको डेवलप कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है रामसर स्थल, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं आप सभी के लिए, और जो मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ उनको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है। जैसे आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आर्द्रभूमि आखिरकार होता क्या है। तो आर्द्रभूमि जो होती है हमारी, वो एक प्रकार की ऐसी भूमियाँ होती हैं जो आर्द्र भूमियों से संबंधित होती हैं, यानी शुष्क भूमि जो होती है हमारी, उनसे संबंधित होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे जल कटाव होता है उसको रोकती हैं। ये जो हमारे वन्य जीव होते हैं उनके लिए उनका घर होते हैं, पक्षी होते हैं उनके लिए भी घर होते हैं, और जो आपके तालों में रहने वाले जीव होते हैं उनका भी एक प्रकार से ये घर कह सकते हैं हम आर्द्र भूमियों को, ठीक है। अच्छा, रामसर सम्मेलन हुआ था आपका, ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और ये कहाँ हुआ था आपका? तो ईरान में हुआ था। ईरान में ही एक शहर है आपका रामसर, इसलिए इसको रामसर सम्मेलन कहते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया रामसर सम्मेलन, ठीक है। ईरान में ये हुआ था आपका। अच्छा, ईरान की जो जो आपका रामसर संधि हुई थी, ये लागू कब हुई थी? तो 1975 में रामसर संधि लागू हुई थी। लेकिन भारत ने रामसर संधि पर आपके हस्ताक्षर कब किए थे? तो भारत ने किए थे 1982 में, ठीक है, 1982 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे इसमें। अच्छा, एक चीज़ और आपका रखनी है, जो आपके विश्व में लगभग आपके जो रामसर स्थल हैं इनकी संख्या कितनी है? 2400 से अधिक है, जबकि भारत में इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या भारत में 91 है, ठीक है।
जो कि एशिया में सर्वाधिक है आपकी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा विश्व की सबसे जो आपकी पहली रामसर साइट थी, यानी विश्व की पहली रामसर साइट थी, वो कौन सी थी? कोवर्ग। और कोवर्ग प्रायद्वीप भी आपका है ऑस्ट्रेलिया में। ये 1974 में ही आपका बना दिया गया था रामसर स्थल। और ऑस्ट्रेलिया में आपके लगभग 175 से अधिक आपकी रामसर साइट हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है ये। लेकिन आपसे पूछे भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो भारत की पहली रामसर साइट थी चिल्का झील, जो कि 1981 में ही बना दी गई थी। अगर चिल्का झील आपका ऑप्शन में ना हो तो आप क्या करेंगे? चिल्का झील ऑप्शन में ना हो तो केवला देव को ही 1900 जो आपका 81 था उसमें क्या बना दिया गया था? रामसर स्थल में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर आपका चिल्का है तो आप लोग चिल्का ही लगाइएगा पहले। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि सर जो आपका रामसर सम्मेलन है इस पर भारत ने हस्ताक्षर 1982 में किए, लेकिन ये यहाँ पर 1981 में कैसे बन गया? तो जो रामसर था उसने अपने सुझाव से ही, अपने मन से ही क्या कर दिया था, जो आपका रामसर स्थल था उसमें शामिल कर दिया था चिल्का झील को। और चिल्का झील आप सभी को पता है उड़ीसा में है, और केवलादेव जो नेशनल पार्क है वो आपका राजस्थान में है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब आया था, तो राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम 1985 में आया था। ये भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। और दूसरा जो आपका आया था आर्द्रभूमि के लिए भारत सरकार ने जो आपका लाया था आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, ये 2012-13 में आया था। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इसे लाया गया था। अच्छा, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आप सभी के लिए याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामसर पुरस्कार 2025, ये रामसर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो पहली बार किसी महिला को दिया गया है, तो वो है आपकी जयश्री वेंकटेश। ये भारत की पहली महिला है। और इनको किसके लिए? तो वेटलैंड वाइज यूज़, इसके लिए पुरस्कार दिया गया है इन्हें। और ये संस्थापक मानी जाती है किसकी? तो केयर एंड ट्रस्ट जो कि चेन्नई में है, इसकी संस्थापक हैं जयश्री वेंकटेशन। तो ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन याद रखना है। मैंने बताया आपको लेटेस्ट तरीके से आपको ये चीज़ें कराई जा रही हैं 2025 से जोड़कर। जितना भी स्टैटिक जीके आपका बनेगा वो 2025 से रिलेट करके आपको बताया जाएगा। अब आपसे पूछेगा रामसर जो, या आपसे पूछे आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को रामसर दिवस आपका मनाया जाता है या आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये 1997 में पहली बार बनाया गया था रामसर दिवस या आर्द्रभूमि दिवस। अच्छा, आपसे पूछिए कौन सा सम्मेलन था उस समय, तो 26वें नंबर का सम्मेलन था इसका। और उसी में ये घोषणा की गई कि अब क्या बनाया जाएगा? आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी से मनाया जाएगा। और पहली बार 1997 में ये बनाया गया। अच्छा, इसकी 2025 की थीम क्या रखी गई है? जो आर्द्रभूमि दिवस है इसकी थीम क्या रखी गई है? तो ये हमारे भविष्य, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा करना, ये इसकी थीम रखी गई है। अब कुछ आपको 2-3 पॉइंट और याद रखने हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो वो है आपका सुंदरबन रामसर स्थल, जो कि पश्चिम बंगाल में है आपका। ये लगभग आपका 4,23,000 जो आपका हेक्टेयर इसमें फैला हुआ है। और ये लगभग 2,549.44 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं पर आपसे पूछे कि सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो वो है रेडका वेटलैंड। ये आपका हिमाचल प्रदेश में है और लगभग 20 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। लेकिन आपसे ये पॉइंट आपका रखना है, सर्वाधिक रामसर स्थल हमारे कहाँ पर है, तो वो है तमिलनाडु में। 20 है इनकी संख्या। कितनी है तमिलनाडु में? 20। पहले ही 18 थी, लेकिन 2 नए और जुड़ गए थे, तो उसके बाद ये 20 हो गई। ये 2 कौन कौन से नए जुड़े थे अभी हाल ही में? तो ये 2025 में ही जुड़े थे आपके, सरायकोट्टई और एक था आपका थेनगल, दोनों ही तमिलनाडु के। तो यहाँ पर संख्या कितनी हो गई? 20। लेकिन उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमें उत्तर प्रदेश के याद रखने होंगे। ये इनकी संख्या कितनी है? तो हमारे 10 हैं। और इनको मैं आपको सेपरेट तरीके से बिल्कुल कराने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के जो 10 हैं आपसे, ये मैचिंग में आपसे पूछ लेता है। अच्छा, आप किसी भी वनडे एग्जाम की यूपी में तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो मैंने उनको सेपरेट तरीके से आपके लिए जो भी आपके 10 रामसर स्थल हैं और उनकी स्थापना है और वो किस शहर में है या किस ज़िले में है, वो भी मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि 2025 में आपका क्या हुआ, 2 फरवरी 2025 को 4 नई आर्द्रभूमियाँ जोड़ी गई थी। ये 4 मैंने आपके लिए लिख दी हैं यहाँ पर, सरायकोटी, थेंगल और खेचोपरली, और एक है आपका उधवा झील। ये आपके झारखंड में है, खेचोपरली सिक्किम में है, और ये सरायकोटी और थेंगल ये आपके ये कहाँ पर हैं, तो थेरगल ये आपके हैं तमिलनाडु में। जून 2025 में 2 नई रामसर साइट जोड़ी गई और कुल रामसर साइटों की संख्या होगी इसको जोड़कर 91। तो ये लेटेस्ट है आपकी बिल्कुल। एक है खीचन राजस्थान में है और मेनार ये उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, ये दोनों की दोनों आपकी कहाँ पर? राजस्थान में है, और अभी हाल ही में इनको ऐड किया गया था। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के जो 10 रामसर स्थल हैं उनके बारे में। यहाँ पर हम लोग केवल 10 रामसर स्थल देखेंगे पहले उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद पूरे हमारे भारत के जितने भी रामसर स्थल हैं 91, उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, उनके फैक्टों को जानने वाले हैं और विद ट्रिक उनको हम याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूँ कि यूपी की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो यूपी की पहली रामसर साइट थी ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी ये कहाँ की है आपकी, तो यह बुलंदशहर में है आपकी, और 2005 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था।
यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली कौन सी थी, तो अभी मैंने आपको बताया था भारत की पहली है चिल्का झील, जिसे 1981 में बनाया गया था। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बिहार की पहली रामसर साइट कौन सी है। बिहार की पहली रामसर साइट है तो वो है कवरताल। कौन सी है? कवरताल। ये बिहार की पहली आपकी रामसर साइट है। यूपी की पहली रामसर साइट हो जाएगी आपकी कौन सी, तो ऊपरी गंगा नदी, जो कि बुलंदशहर में है। 2005 में इसको घोषित किया गया था। वहीं पर आपसे पूछे कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका जो रामसर स्थल है इसका नया नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर आपका उन्नाव में। कहाँ पर है? उन्नाव में। 2019 में इसको क्या किया गया था, रामसर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पार्वती अर्गा। तो पार्वती अर्गा जो अभ्यारण्य है आपका, ये कहाँ पर? 2019 में इसको ऐड किया गया था, ये गोंडा में है। ऐसे ही समन पक्षी अभ्यारण्य, तो समन पक्षी अभ्यारण्य आपका मैनपुरी में है। इसको भी 2019 में क्या किया गया था, रामसर स्थल घोषित किया गया था। अब सब जो मैन होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। सब मैन कैसे होते हैं, समान। तो सब मैन हम लोग इससे याद करेंगे, सब मैन क्या हो जाएगा, समन ना, और मैन हो जाएगा आपका मैनपुरी। तो समन मैन ये आपका हो जाएगा, और यूपी का ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है रायबरेली में है आपका, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछे समस्तपुर, तो समस्तपुर आपका कहाँ पर है? समस्तपुर हमने देखा, तो ये रायबरेली में है। 2019 में इसको घोषित किया गया था। अब समस्त से याद कर लेना, समस्त लोगों की राय है। समस्त से हो जाएगा समस्तपुर, और राय से हो जाएगा रायबरेली। सांडी जो आपका पक्षी अभ्यारण्य, ये हरदोई में है। 2019 में इसको भी घोषित किया था। तो साड़ी क्यों नहीं पहनी, ये यूपी का है। सरसई नवर झील, ये आपकी इटावा में है। यूपी के सब सर कैसे हैं, सही हैं। यूपी के सब शहर सही है। तो सरसई नावर झील कहाँ हो जाएगी, इटावा में। 2019 में इसको घोषित किया गया था, यूपी की है ये। सुर सरोवर या इसी को बोलते हैं कीथम झील, ये आगरा में है। 2020 में घोषित की गई थी। हैदरपुर वेटलैंड, ये आपके बिजनौर में है, और ये 2021 में घोषित की गई थी। और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका संत कबीर नगर, ये 2022 में घोषित किया गया था, संत कबीर नगर में है, ठीक है। तो ये भारत की यूपी की लास्ट है, मतलब अभी तक इसके बाद कोई नहीं बनी है यूपी में। और पहली हमने देखी कौन सी थी, तो वो है हमारी कौन सी, ऊपरी गंगा नदी, जो कि आपके बुलंदशहर में है, ठीक है। ये 2005 में घोषित की गई, तो आप लोग याद रखना। अब हम पूरे भारत की जो रामसर साइट है उनको देखेंगे, और ट्रिक जहाँ पर आपको लगेगी कि याद करानी है ट्रिक से, तो वहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा, ठीक है। देखिए आपसे पूछा गया है सबसे पहले चिल्का झील, ये उड़ीसा की है चिल्का झील, आप सभी को पता है। तो चिल्का से याद रखेंगे हम छिलका, और छिलका क्या हो जाता है, उड़ जाता है। छिलका क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये उड़ीसा हो जाएगी आपकी, उड़ीसा में चिल्का झील हो जाएगी, उड़ीसा में। ऐसे केवलादेव नेशनल पार्क, ये भी आपका राजस्थान में है। तो केवल कहाँ जाना है आपको, राजस्थान जाना है। केवल कहाँ जाएंगे आप, राजस्थान में जाएंगे। सांबर झील, तो राजा जो होते हैं उनके लिए क्या बनता है, सांबर बनता है। बहुत तरह के राजाओं के लिए क्या बन जाते हैं, सांबर। तो सांबर से याद रखेंगे सांबर, और राजाओं के लिए बहुत तरह के आपके सांबर बनते हैं। तो ये भी याद रख लेंगे, राजस्थान में। लोकटक झील, ये लोकटक झील कहाँ पर, मणिपुर। तो लोगों तक मनी नहीं पहुँच रही, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि लोगों तक मनी नहीं पहुँच रही। तो लोग से याद रखेंगे लोगों तक, लोकटक, और मणि से याद रखेंगे मणिपुर। हरिके वेटलैंड, तो हरिके वेटलैंड ये आपका पंजाब में, कैसे याद रखेंगे, हरी के पंजे में बहुत दम है। हरी के पंजे में बहुत दम है, तो हरी से याद रख लेंगे हरिके, और पंजे से याद रख लेंगे पंजाब। ऐसी बुलर झील, तो बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में। बुल जम जाता है, यानी जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड पड़ रही है कि बुल क्या है, जम गया एकदम। तो बुलर झील कहाँ की होगी, आपकी जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट आपसे पूछे समस्त कोट्टा झील और वेम्बनाड झील, ये कहाँ पर आपकी, समस्त कोट्टा झील और वेम्बनाड, ये दोनों की दोनों आपकी कहाँ पर हैं, तो ये आपकी केरल में। सस्ता बेड़ा हमें मिल गया, ठीक है, कहाँ पर, केरल में। सस्ता बेड़ा मिल गया कहाँ पर, केरल में। तो सस्ता बेड़ा केरल में मिल गया, आपको याद रखना। ये जो वेम्बनाड झील है आपकी, ये आपकी भारत की सबसे लंबी झील है। ये भारत की क्या सबसे लंबी झील है, केरल में है, और लगभग 96 किलोमीटर की है ये आपकी, ठीक है। आपको याद रखना है कि वेम्बनाड झील आपकी कहाँ पर है, तो केरल में है। ऐसी सोमोरिल जो आपकी झील है, ये आपकी लद्दाख में है। रोपड़ झील कहाँ की है आपकी, तो पंजाब की है रोपड़ झील, और ये रोपड़ पंजा खाकर, ठीक है। तो ये कहाँ की हो जाएगी, रोपड़ पंजाब की। पोंग झील आप सभी को पता होगा, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा। पोंग बांध भी हिमाचल प्रदेश में है। पॉइंट कैलिमेरे, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वर्ल्ड सेंचुरी आपकी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो पॉइंट पर मिलना, कहाँ पर मिलना, पॉइंट पर मिलना। मैंने तुम्हें कोई पॉइंट बता दिया, वहाँ पर तुम्हें मुझे मिलना है। तो मिलने से याद रखेंगे तमिलनाडु, और पॉइंट से हम लोग याद रखेंगे पॉइंट कैलिमर, ठीक है। कोलेरू झील कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की। क्या ले रही, कोल, तो कोल आपको पता है, सर्दियों में आपको पता है। और कोल में सब कैसे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो कोल में दिखाई नहीं देता अंधों को दिखाई नहीं देगा। अंधों को क्या, अच्छों को नहीं दिखाई देगा।
ठीक है। तो कोल से याद रखेंगे कोलेरू और अंधे से रखेंगे आंध्र प्रदेश। काजली वेटलैंड ये पंजाब में है। कहाँ जली, कहाँ जली, कहाँ जली, पंजे में जली, पंजा मारा, है ना, तो ऐसे याद रख लेंगे। काजली झील कहाँ पर है, पंजाब में है। पूर्वी कलकत्ता, तो पूर्वी कलकत्ता से आप रख लो, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। दीपोर विल ये असम में है। दीपोर विल कहाँ पर है, असम में। तो दीप आज शाम को जलाएंगे, क्या क्या जलाएंगे, दीप आज शाम को जलाएंगे। दीप आज शाम को, दीप से हो जाएगा दीपोर, ठीक है, और आज शाम से हो जाएगा, आज शाम से हो जाएगा असम। नेक्स्ट भोजविल वेटलैंड, तो भोजविल वेटलैंड ये कहाँ पर है आपकी, तो ये भोजविल वेटलैंड है एमपी की, और ये एमपी की पहली है। तो अब हमें 4 याद हो गई। अब हमें क्या हो गई, 4 याद हो गई। कौन कौन सी, तो एक तो हमें यूपी की पहली याद हो गई, वो कौन सी हमारी, ऊपरी गंगा नदी, ये यूपी की हो गई पहली, ऊपरी गंगा नदी। बिहार की हमने देखी कौन सी है, तो कवरताल हो गई हमारी पहली, ठीक है। हमने भारत की पहली देखी, वो कौन सी होगी हमारी, भारत की पहली कौन सी होगी, चिल्का झील हो गई। इसी प्रकार से एक और रह गई हमारी पहली, एमपी की पहली हमारी कौन सी हो गई, तो भोजबिल, कौन सी हो गई, भोजबिल। ये पांचों हमें पहली याद रखनी है, कहाँ कहाँ की पहली है, ठीक है। नेक्स्ट भीतरकनिका, तो भीतरकनिका, भीतरकनिका ये कहाँ की है, उड़ीसा की है। नेक्स्ट अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी झील कहाँ की है, केरल की है। अब जब किसी चीज़ को तुम 8 प्रकार से मोड़ दोगे तो उसकी क्या रेल बनाओगे, तो रेल बन जाएगी उसकी तो बेचारे की। जब किसी चीज़ को तुम 8 तरीके से मोड़ दोगे तो उसकी रेल बन जाएगी। वैसे आप 8 बार किसी भी चीज़ को मोड़ नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 बार मोड़ सकते हैं। आप देखना किसी पेज को ले लेना और उसको लगातार इस प्रकार से मोड़ना, तो आप उसको 7 बार से ज़्यादा नहीं मोड़ पाओगे, ठीक है। लेकिन इसने क्या कर दिया, 8 बार मोड़ दिया, अब उसकी तो रेल बनेगी बनेगी। तो अष्टमुड़ी याद रख लेंगे और रल से याद रख लेंगे, रेल से केरल। नेक्स्ट सुरिसर मानसर झील, तो सुरिसर सरासर गलत है, कौन, जम्मू कश्मीर, सरासर गलत है। हमेशा वहाँ आपने देखो पत्थरबाजी होती रहती है, बहुत कुछ होता रहता है। तो ये कहाँ पर आपकी, जम्मू कश्मीर में। रुद्र सागर झील ये आपकी कहाँ, त्रिपुरा में। तो तेरे पे मैं रुद्र नहीं होऊंगा, तेरे पे रुद्र नहीं होऊंगा, तो तेरे से हो जाएगा त्रिपुरा, और रुद्र तुझ पे नहीं होऊंगा तो रुद्र हो गया आपकी। रेणुका झील अभी हमने पढ़ा था, सबसे छोटी हमारी रामसर साइट है, कौन सी है, तो रेणुका, और ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपसे पूछो होकेरा, होकेरा वेटलैंड कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। हो क्या रहा है ये जम्मू कश्मीर में, हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये जम्मू कश्मीर में, तो ये होकेरा वेटलैंड कहाँ जाएगा, जम्मू कश्मीर का। चंद्रताल, कौन सा ताल, चंद्रताल, जितने भी आपने झील वगैरह पढ़े होंगे ताल वगैरह, वो कहाँ होती हैं आपकी, जम्मू कश्मीर में होती है। तो चंद्रताल यार कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नल सरोवर, नल सरोवर ये कहाँ पर, गुजरात में। तो नल से सरोवर भरने में गुजर गई रात, नल से सरोवर भरने में गुजर गई। अच्छा पूरी रात नल चलाओगे, है ना, तो भी आप सरोवर नहीं भर पाओगे। तो नल चलाते रहे लेकिन फिर भी सरोवर नहीं भर पाए, पूरी रात गुजर गई। तो नल सरोवर याद हो गया आपको, है ना, रात गुजर गई, तो गुजरात हो गया आपका। नेक्स्ट आपका नंदूर मदम माहेश्वरम ये आपका महाराष्ट्र में है। नंगल वन्य अभ्यारण्य ये आपका पंजाब में है। नंगा पंजा खा गया, नंगा क्यों पंजा खा गया, तो ये आपका याद हो गया। केशोपुर म्यानी समुदाय ये आपका पंजाब में है। और ब्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्यास कंजर्वेशन ये आपका पंजाब में है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा लोनार झील कहाँ पर है, तो लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में, आप सभी को पता है, ठीक है, पिंक कलर की हो जाती है ये लोनार झील। और एक क्रेटर झील है आपकी लोनार झील। कवरताल मैंने आपको बताया ये बिहार की है, पहली रामसर साइट। कवरताल कहाँ की है, बिहार की। तो चित कवरे जो होते हैं उनका ब्याह नहीं होता, आप सभी को पता है। चित कवरे कैसे होते हैं, मतलब कह सकते हैं एक प्रकार ट्रिक से, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं होता है, ट्रिक है, हमें तो याद करना है बस थोड़ा सा। आसन, आसन संरक्षण रिजर्व केंद्र कहाँ पर है, उत्तराखंड में। सोकर वेटलैंड ये आपकी लद्दाख में है, ठीक है। खिजड़िया, खिजड़िया मोस्ट इंपोर्टेंट है, खिजड़िया आप लोग याद रखेंगे गुजरात में है। थोल झील ये आपकी गुजरात में है। और बदावन ये भी आपकी गुजरात में है। नेक्स्ट हैदरपुर ये अभी हमने पढ़ी थी यूपी में, हैदरपुर बिजनौर में थी हमारी, ये यूपी की है। हैडर यूपी का थोड़ा सा, हैडर यूपी का थोड़ा सा हमें ऐसे करके याद रख लेंगे। सुल्तानपुर सबको पता है हरियाणा में है। भिंडवास सबको पता है हरियाणा में है। नेक्स्ट पालावेट, पालावेट कहाँ पर है, मिजोरम में, ये आपका रखना पालावेट मिजोरम। सतकोसिया कंठ ये उड़ीसा में है, सतकोसिया कंठ उड़ीसा। नेक्स्ट कुंथम कुलम पश्चिम अभयारण्य तमिलनाडु में है। सिरपुर वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। सिर से पैर तक मध्य में, सिर से पैर तक क्या होता है, मध्य होता है, तो आपको याद रखना है। सिरपुर कहाँ पर है आपका, ये एमपी में है। सांख ये भी आपका कहाँ पर है, एमपी में है। नेक्स्ट ये हमारे तमिलनाडु के कुछ हैं, जैसे कि आपका रखने हैं रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है। वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है। उद्यामार्दंडपुरम तमिलनाडु का है। बेल्लोड आपका पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का है। बेम्बनूर वेटलैंड तमिलनाडु का है। मन्नार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु का है। पिचावरम मैग्रोम वन आपका ये भी तमिलनाडु का है। पल्लीकरनई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका तमिलनाडु का है। और किरिकली, किरिकली ये भी आपका पक्षी अभयारण्य कहाँ का है, तो जम्मू
सॉरी तमिलनाडु का है। तो ये आपको रखना है पल्लीकरनई और एक किरिकिली, ये दोनों कहाँ के तमिलनाडु के हैं, पूछे गए हैं ये दोनों, ठीक है। अगला आपसे पूछेगा नंदी झील कहाँ पर आपकी गोवा में है, सेलबंगपेट ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, होबंगवेट आपका जम्मू कश्मीर में है, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है, कांजीरनकुलम तमिलनाडु में है, बुडुबुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, सुचेंद्र थेरुल वेटलैंड ये भी आपका तमिलनाडु में है, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका तमिलनाडु में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है आपके, सबसे ज़्यादा 20 हैं। यशवंत सागर ये आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अंशुपा झील मोस्ट इंपोर्टेंट है, उड़ीसा में है। तेरे पर आंसू आ गए तो उड़ा दूंगा, तेरे पर आंसू आ गए तो उड़ा दूंगा, क्या आ गए, तेरे पर आंसू आ गए, तो आंसू से याद रख लेंगे अंशुपा, और उड़ा दूंगा क्या हो जाएगा, उड़ीसा। हीरा कुंड जलाशय ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तुम पर हीरे का कुंड है, तुम तो उड़ोगे भाई, तुम पर तो हीरे का कुंड है, तुम तो ज़रूर उड़ोगे, तो हीरा कुंड याद हो गया, उड़ीसा से उड़ीसा। तमपारा झील ये भी कहाँ की है आपकी, तमपारा झील भी उड़ीसा की है ना। तुम्हारा क्या हो जाएगा, पारा बढ़ जाएगा तो तुम भी क्या करोगे, उड़ोगे, पारा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तुम भी उड़ोगे, तो तमपारा। नेक्स्ट अगनासिनी ये मुहाना कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। मगधीकेरे ये भी आपका कर्नाटक में है। लॉन्गवुड सोला जो आपका रिजर्व है ये भी तमिलनाडु में है। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, कराईवेट्टी, तो ये भी आपका तमिलनाडु में है। और नागी और नकटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नागी और नकटी ये बिहार की दूसरी और तीसरी आपकी हैं ये। और नागी और नकटी जो लोग होते हैं इनका ब्याह नहीं होता, आप लोग इस प्रकार से याद रख लेना। नजरायन यही आपका तमिलनाडु में है। काजूबेलू तमिलनाडु में है। तवा मोस्ट इंपोर्टेंट था, तवा ये आपका एमपी में है। और भारत की 86वीं जो आपकी रामसर साइट है वो है सकरकोट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। यहाँ से 86, 87, 88, 89 और 90, 91 आपको क्रम से याद रखनी है। तो 86 भी हमने देख ली कौन सी थी आपकी, वो ही 87 में आपके थर्नगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। 88 भी है आपकी खेचोपरली झील सिक्किम में, अभी मैंने आपको बताया था। 89 में आपकी उधवा झील ये आपकी कौन सी है, तो झारखंड की है उधवा झील। और 90वें नंबर की आपकी खीचन राजस्थान की है। और 91वें नंबर की आपकी मेनार झील जो कि आपकी राजस्थान उदयपुर की है, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे जो थे आपके वेटलैंड थे, आर्द्र भूमियाँ थी आपकी, रामसर स्थल थे, ठीक है। और आपको एक नोट में चीज़ याद रखनी है, कृत्रिम आर्द्र भूमि कौन सी है, तो इन सब में वो है आपकी कौन सी है, हरिके बैराज जो कि पंजाब में है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बताइएगा, ठीक है। आगे की नेक्स्ट वीडियो को इसी प्रकार से देखने के लिए, याद करने के लिए, कम समय में रिवाइज करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। छठी क्लास पर बात करने वाले हैं जिसमें उत्तर भारत के जो भी हमारे इम्पोर्टेंट उत्सव हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो प्रमुख उत्सव, महोत्सव और मेले वाली जो वीडियो है आपको 2 पार्टों में मिलेगी। आज इसमें हम लोग उत्तर भारत के जितने भी हमारे मेले उत्सव हैं ना उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लगभग 18 हमारे ऐसे राज्य हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। इनके उत्सव और मेलों को और त्योहारों को हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपना पॉजिटिव कमेंट मेरे लिए छोड़ देना। वैसे तो आप नेगेटिव ही कमेंट करते हैं और कुछ साथी हैं जो पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं, लेकिन आज आप सभी लोग अगर वीडियो अच्छी लगे तो कोई अच्छा सा पॉजिटिव आप लोग कमेंट छोड़ देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला राज्य है और इसके हम लोग सभी उत्सवों को देखेंगे। पूछा गया है आपसे हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमा और आंचल के नाम से हम लोग इसे रखते हैं याद। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से उत्सव हैं जो यहाँ पर मनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक है आपका हल्दा, या इसी को हल्दा भी बोल देते हैं। एक है साजो उत्सव, एक है नलवारी उत्सव, एक है चैट उत्सव, एक है ग्रेवाल उत्सव, एक है गोची उत्सव, एक है फुलेच उत्सव, एक है चैत्रूल उत्सव, एक है मिंजर उत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेणुका महोत्सव, एक है आपका रोहिणी, ये झारखंड में भी मनाया जाता है आपका और हिमाचल प्रदेश में भी, एक है लावी और एक है आपका हालोंग। इसके साथ साथ एक है आपका टूननगिरी, ठीक है। तो ये हमें हिमाचल प्रदेश से याद रखने हैं सारे के सारे उत्सव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में आपका एक तो फूलदेई उत्सव मनाया जाता है, हरेला उत्सव मनाया जाता है, घी महोत्सव मनाया जाता है और एक है आपका मरोज उत्सव। यहीं पर आपको नोट में याद रखना अंडूरी उत्सव भी कहाँ मनाते हैं, जिसे मक्खन महोत्सव भी बोलते हैं। अंडूरी उत्सव भी आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछे हरियाणा में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। तो हरियाणा में आपका है पिंजौर हेरिटेज उत्सव, गुग्गा नामी उत्सव, गैंगोर उत्सव, सूरजकुंड मेला, सिलीसेट वसोड़ और अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर जो महोत्सव है ये आपका हरियाणा में मनाते हैं। हरिताल का उत्सव और कजरी तीज ये आपके हरियाणा के उत्सव हैं।
नेक्स्ट आपसे पूछेगा पंजाब में कौन कौन से मनाते हैं, तो पंजाब में आपका होला मोहल्ला है, बैसाखी है। 13 अप्रैल 1699 को आप सभी को पता है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु नानक जी के द्वारा, तभी से आपका क्या मनाते हैं, बैसाखी उत्सव। गुरु पर्व आपका मनाए जाते हैं, लोहड़ी उत्सव यहाँ पर मनाते हैं, माघी मेला यहाँ पर लगता है, तीज उत्सव यहाँ पर मनाते हैं, सोडल मेला लगता है यहाँ पर, और एक छापर मेला लगता है। आप क्या रखते हैं पंजाब के बारे में ये सारी चीज़ें। इसमें आप लोगों से बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपका कुंभ का मेला, ठीक है। यहाँ से पूछा जाएगा, ये 4 जगह लगता है आपका, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। इसकी शुरुआत की थी राजा हर्षवर्धन ने। आपको 4 प्रकार के कुंभ को याद रखना है। एक होता है कुंभ जो 3 वर्ष में लगता है, एक होता है अर्ध कुंभ जो 6 वर्ष में लगता है, एक होता है पूर्ण कुंभ जो 12 वर्ष में लगता है, और एक होता है महाकुंभ जो 144 वर्षों में लगता है। ये 2025 में आपका 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक चला था, लगभग 45 दिन तक ये आपका उत्सव मनाया गया था, महाकुंभ उत्सव प्रयागराज में। कजली उत्सव यहीं का है, आयुर्वेद उत्सव यहीं का है, सावड़ी मेला, खिचड़ी महोत्सव, ताज महोत्सव, महामंडल उत्सव, लट्ठमार होली और ईसाई सरदना, ये सब उत्तर प्रदेश के आपके उत्सव मेले और महोत्सव हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे राजस्थान में कौन कौन से मनाते हैं, तो गणगौर उत्सव कहाँ का, यहीं का है, मोमासर यहीं का है, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, मत्स्य महोत्सव, कोलायत उत्सव, मरु महोत्सव और हाथी महोत्सव, ये सब कहाँ के आपके, राजस्थान के हैं। नेक्स्ट बिहार में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं आपके, तो बिहार मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, साम चकेवा, ये पक्षियों के प्रवास पर आपका मनाया जाता है, बेहुला, जीतिया, सोहराय, सरहुल, ये आपका झारखंड में मनाते हैं सरहुल, और ये 4 दिन का है, और इसमें फूल और जो पत्ते नए आते हैं उनके लिए उत्सव मनाए जाते हैं। कर्मा उत्सव, राजगीर उत्सव और सोनपुर का पशु उत्सव जो कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, आपका यहीं पर लगता है, पूर्णिमा के दिन लगता है ये। आपका पता है बिहार में ही आपकी छठ पूजा मनाई जाती है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में इसको मनाते हैं, और मधुश्रावणी मेला भी आपका बिहार का है। छठ पूजा जो है आपको इस प्रकार से याद रखना है, ये 4 दिन कैसे कैसे बनता है, तो नहाए खाए, खरना खाए, सांख्य अर्घ्य और एक होता है ऊषा अर्घ्य, इन 4 भागों में इसको बटा होता है ये। नेक्स्ट आपसे पूछेगा झारखंड में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, तो मैंने बताया सरल उत्सव, टूसू उत्सव, भगता उत्सव, कर्मा उत्सव, फगुआ उत्सव, जावा उत्सव, चांडी उत्सव, रोहिणी, सोहराय, जानी शिकार और एक है हला पुहा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से, तो सोलुंग उत्सव है, ड्रीम उत्सव है आपका, लोसार उत्सव है, मोपिन गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, मोपिन, सांकेन, पांगसाऊ और खान उत्सव, मयोको महोत्सव, मरुंग उत्सव, तमिलनाडु मोस्ट इंपोर्टेंट है, तमिलनाडु याद रखना, तमिलनाडु ऐसे आपका रखना है, जायरो, एक आपको कालो चोको, एक न्यूकुम और तुर्गिया, ये सब कहाँ के आपके, अरुणाचल प्रदेश के। असम में आपका रखना है बिहू, बिहू उत्सव जो कि आपका 7 दिन मनाया जाता है, ठीक है, ये यहाँ का राजकीय उत्सव है। इसी प्रकार से यहाँ पर बोहाग बिहू या रोगाली बिहू मनाया जाता है, कोंगल कटी बिहू मनाया जाता है, भोगाली माघ बिहू मनाया जाता है, ये आपको क्या रखने हैं, ठीक है। मीदम मीफई उत्सव भी कहाँ का है आपका, मणिपुर सॉरी असम का है। बैसुखू माजुली उत्सव, देहिंग पटकई, बेखो, चाय, कर्मा पूजा, ये सब कहाँ की आपकी, असम की है। अली बलाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुसरी ये इंपॉर्टेंट है, बोना इंपॉर्टेंट है, और ये उरुका उत्सव भी आपका असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट मणिपुर में कौन कौन से हैं आपके, तो इम्पोर्टेंट है आपका एक याओसांग, एक लाई हरोवा इम्पोर्टेंट है, कांगो यात्रा इम्पोर्टेंट है, हरुके डिडोगा, चवांगकूट, चेरी ब्लॉज, चेरी ओवा, चुम्पा, ये आपके रखना, चुम्पा कहाँ पर मनाते हैं उत्सव, तो ये मणिपुर में है। और गान नगाई उत्सव भी कहाँ का है आपका, मणिपुर का है। संघाई उत्सव ये भी आपका मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे मेघालय में कौन कौन से उत्सव मनाते हैं, तो बांग्ला उत्सव मनाते हैं, सोडरमा का उत्सव कहते हैं, इसे गारो जनजाति के द्वारा मनाते हैं। नॉरक्रिक, वैदी खलम, स्ट्रॉबेरी और सादुक मिनसिम, ये सब आपके यहाँ के मेघालय के हैं। नेक्स्ट मिजोरम में कौन कौन से मनाते हैं, तो ये आपका चापचूर कूट, मेमकूट, थालफवांग, पावलकूट, एजोथेरियम, पालकूट, जौकुटपई और कुगादो उत्सव, ये सब कहाँ के आपके, मिजोरम के हैं। नेक्स्ट नागालैंड में आपके कौन कौन से हैं, तो हॉर्नबिल उत्सव, ये 2000 से स्टार्ट हुआ है, सन 2000 से 10 दिन का मनाते हैं, क्योंकि 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जो आपका नागालैंड है उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं, लेकिन 2000 से स्टार्टिंग की गई थी और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। मोवासू उत्सव, सैक्रेनई उत्सव, बाँच उत्सव, कुदांग उत्सव और आपका आंगमोंग, येमसे, आवलिंग और
तुलनी, ये सब कहाँ के उत्सव? आपके नागालैंड के। सिक्किम में कौन कौन से आपके? तो लोसुंग उत्सव, सोनम उत्सव, लोसार उत्सव, सागा दावा महोत्सव, काइंदे, मंगन संगीत और लाओ बाओ चोडलचैन, ये सब आपके सिक्किम के हैं। त्रिपुरा में पूछे खारची उत्सव, संतरा उत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट खारची और संतरा, ठीक है। बीज उत्सव, होजागिरी आप सभी को याद होगा त्रिपुरा का है। गरिया पूजा आप सभी को याद होगा त्रिपुरा का है। पिलक त्यौहार आपको याद रखना है। उनाकोटी और केर उत्सव ये कहाँ के? आपके त्रिपुरा के हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं? तवो नवो वैसरो, दुर्गा पूजा, जगदात्री पूजा, गंगा सागर मेला, पोयला वैसाखी, कंडुली उत्सव, रामकेली उत्सव, जलपेसी महोत्सव और नवन्ना उत्सव, ये कहाँ के? आपको पश्चिम बंगाल के। जम्मू कश्मीर में आपको क्या रखना है? हेमिस महोत्सव, ट्यूलिप, शिकारा और खीरी, ये सब कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। और एक है आपका स्मोच, गुरेच और बाहू मेला, ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। लद्दाख में आपका कौन सा है? तो लोसर महोत्सव है, हेमिस उत्सव है और आपका हेमिस गोम्फा उत्सव है, थिक्सिक कुष्टर उत्सव है, सिंधु दर्शन उत्सव है, केमडिंग बांगथुंग उत्सव है, नरोपा उत्सव है, कोरजोंग उत्सव है, ये सब कहाँ के? आपके लद्दाख के हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे दिल्ली। दिल्ली में ड्रोन उत्सव बनता है, बसंत, हैप्पीनेसी और भारत भाग्य विधाता, ये आपका कहाँ का है? दिल्ली का। चंडीगढ़ में आपको देखें तो रोज उत्सव है, कैटलस उत्सव है और गुल दाऊदी शो जो है आपका, ये चंडीगढ़ का है। तो ये हमारे उत्तर भारत के त्यौहार थे जो हमने देखे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमारी वो दक्षिण भारत के त्योहारों से संबंधित है। कल हमने जो था वो उत्तर भारत के त्यौहार देखे थे। आज इसमें हम लोग दक्षिण भारत के त्यौहार देखेंगे, कुछ हमारे कैलेंडर्स देखेंगे, कुछ हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके त्यौहार देखेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो हिंदी माह का कैलेंडर है उसको भी हम आज देखने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, ठीक है। और ये प्रतिपदा क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, अमावस्या कब होती है इसके बारे में समझेंगे, पूर्णिमा कब होती है इसके बारे में भी समझेंगे। तो क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखना, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना एक बार, अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, मैं समझ जाऊँगा कि आपको वीडियो पसंद आई है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। कल हमने बहुत सारे राज्यों पर बात की थी, आज भी लगभग हम लोग 10 से 12 राज्यों पर बात करने वाले हैं। तो गुजरात राज्य की अगर हम बात करें तो इसमें मोढेरा आपका एक उत्सव मनाया जाता है। एक उत्सव आपका माधवपुर गेंड मेला लगाया जाता है जो कृष्ण और रुक्मिणी की याद में आपका मनाया जाता है। पैराग्लाइडिंग आपका उत्सव है जो 26 दिन चलता है आपका। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो 14 जनवरी को आपका 1989 से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद एक है आपका रण उत्सव, ये भी आपका ही मनाते हैं। रण उत्सव आप लोग वो मत लगाते हैं ना, राजस्थान। रण उत्सव आपका मनाते हैं गुजरात में। बीच उत्सव ये भी आपका गुजरात में मनाते हैं। मकर संक्रांति ये भी आपका यहीं पर मनाते हैं गुजरात में। इसके साथ साथ शामला जी आपका जो मेला है ये विश्व नदी के किनारे लगता है आपका। तनेतर मेला ये भी आपका यहीं लगता है। बैठा मेला ये भी आपका गुजरात का है। भवनाथ महादेव का मेला ये भी यहाँ पर है। और चित्र विचित्र मेला जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक जनजातीय मेला है वो भी आपका यहीं लगता है। तो यहाँ ट्रिक लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है। इसको आप कीवर्ड की सहायता से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पूछा गया महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो कौन कौन से उत्सव हैं महाराष्ट्र में। जैसे बिठोवा आपका उत्सव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। काला घोड़ा कला उत्सव ये भी आपका यहीं पर है। नराली पूर्णिमा जो कि समुद्र के देवताओं को समर्पित है, ये उत्सव है। ऐसे गुड़ी पड़वा आपका ये न्यू ईयर है महाराष्ट्र का एक प्रकार से। और रेशम से लिपटी हुई बांस की छड़ी पर फूलों को सजाया जाता है। नेक्स्ट पोला उत्सव ये भी आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और इसमें बैल, कृषि और पशुओं की पूजा की जाती है। एलिफेंट जो आपका उत्सव है यही है यहाँ पर मनाते हैं। गणेश चतुर्थी 1894 में इसको शुरुआत की गई थी तिलक के द्वारा और 11 दिन ये मनाया जाता है आपका। भाऊ बीज ये भी आपका दिवाली के 5वें दिन मनाया जाता है। मंगला गौरी नवविवाहिता दुल्हनों के लिए इसे मनाया जाता है। कोजागिरी कौन सा है? कोजागिरी। लेकिन आपसे पूछे हौजागिरी ये कहाँ पर है? आपका त्रिपुरा में। लेकिन कोजागिरी पूछे आपसे तो महाराष्ट्र में है। ऐसी बाण गंगा ये 2 दिन का उत्सव है और राम जी को समर्पित है। और खंडोवा उत्सव ये भी आपका महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट आपसे पूछो गोवा। गोवा के बारे में पूछे तो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर ये आपके गोवा के भगवान हैं गोइचे, उनको लेकर समर्पित है। और जो जेवियर है उनकी मृत्यु के समान ये बताई गई है, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछे बॉन ड्रम उत्सव ये भी गोवा का है। अंगूर महोत्सव गोवा का है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है। साओजो आओ यहाँ पर फलों का आदान प्रदान किया जाता है साओजो आओ के तहत। और बीवा आपका कॉर्निवल ये भी आपका यहीं का है गोवा का। संजाब गोवा का है। थ्री किंग्स कहाँ पर है? गोवा में ये भी। स्वर्ण वर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण वर्ण ये आपका कहाँ पर है? गोवा में है। मैंगो उत्सव ये भी यहाँ पर है। वैसे हमारे यहाँ लखनऊ में भी मनाया जाता है मैंगो उत्सव, ठीक है। लेकिन ये गोवा का आप लोग याद रखना है। ऐसे चिकल कालो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिकल कालो ये भी आपका गोवा का है। वास्को डिगामा कहाँ का था? तो गोवा में ही आया था, आप सभी को बताया बाद में। वैसे तो केरल आया था लेकिन आज याद रखना गोवा
वास्को डी गामा। ऐसी फतोरपा यात्रा ये आपका कहाँ का है, गोवा का है। और थैंक्स गिविंग उत्सव भी कहाँ मनाते हैं, आपका गोवा में मनाते हैं, ठीक है। यहाँ इनके कीवर्ड लिखे हुए हैं, इनसे आप लोग इन्हें याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपका हम्पी महोत्सव मनाते हैं, पडक्कल उत्सव मनाते हैं जो जनवरी में मनाया जाता है, कंबाला उत्सव मनाते हैं, करगा उत्सव मनाते हैं, नाड़ा हब्बा उत्सव मनाते हैं, एक कैलपोत उत्सव मनाते हैं, उगादी जो कि एक दक्षिण भारत का नववर्ष भी कहलाता है, और मूंगफली उत्सव आपका यहीं मनाते हैं, महावस्तिका सेवक उत्सव ये भी यहीं मनाते हैं, मैसूर दशहरा ये भी यहीं मनाते हैं, हुत्री उत्सव ये भी आपका कर्नाटक में, और गोम्फे हम्पा ये भी आपका कहाँ मनाते हैं, कर्नाटक में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट आपका राज्य है केरल राज्य, यहाँ से आपके पूछे जाते हैं उत्सवों के बारे में। बीसू उत्सव कहाँ का, केरल का है। ओणम के बारे में याद रखना है, अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। और ये जो आपका केरल का आपका जो वहाँ का संवत है चिंगम माह में ये मनाया जाता है, 10 दिन चलता है। पहला दिन जो इसका होता है उसे बोलते हैं अथम, और जो इसका अंतिम दिन होता है उसे बोलते हैं थिरुओणम। त्रिशूरपुरम कहाँ मनाते हैं, तो त्रिशूरपुरम भी आपका केरल का है। बल्लमकाली बोट रेस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्प नौका आपकी की जाती है, ओणम के दौरान ये किया जाता है, और इसको सर्प नौका को क्या बोलते हैं, चुंदन वल्लम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट थेयम अरट्टू ये भी यहाँ पर यहीं मनाते हैं, अट्टूगल पोंगल केरल में मनाते हैं, और तिरुवाती रकली ये भी आपका उत्सव कहाँ मनाते हैं, तो केरल में ही मनाते हैं। केरल के कुछ और उत्सव हैं आपके, जैसे आपसे पूछे मकर विलक्कू ये उत्सव केरल का है। निशागंधी उत्सव केरल का है। पैनकुनी उत्सव आपका ये भी यहीं का है। अंटमानूर गुरुवायूर एकादशी और बटट्टू काडू उत्सव ये भी आपका केरल का है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में आपका पोंगल उत्सव का मतलब होता है उबालना। ये 4 दिन आपका चलता है उत्सव, जिसमें पहला होता है आपका भोंगी पोंगल, दूसरा होता है सूर्य पोंगल, तीसरा होता है मट्टू पोंगल, और चौथा होता है कानून पोंगल। इसमें इंद्र, इसमें सूर्य, इसमें बैल और इसमें कन्या। जल्लीकट्टू ये भी तमिलनाडु का है। और मट्टू पोंगल जब होता है आपका यानी तीसरा जो आपका दिन होता है पोंगल का, तब इसको मनाते हैं। चित्राथी ये भी यहीं का है। थिम्पथी ये भी यहीं का है। चित्रा पोषणी ये भी यहीं का है। पुथुंडू उत्सव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं का है। फ्लोट ये भी तमिलनाडु का है। महामहम ये भी आपका तमिलनाडु का है। तिरुवैरू महोत्सव ये भी यहीं का है। थाईपुसम मावल्लपुरम का उत्सव और बाल बिली बीजा ये भी तमिलनाडु के उत्सव हैं। आंध्र प्रदेश के उत्सव देख लेते हैं। पूछा गया है फ्लैमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्याण उत्सव आंध्र प्रदेश का है। यलम्मा यात्रा आंध्र प्रदेश का है। दुर्गम्मा विशाखा ये रंगीन पर्व के रूप में मनाया जाता है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध को समर्पित है। दक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश में। उगादी ये भी नववर्ष मैंने बताया, तो आप कभी महाराष्ट्र में भी देखा था हमने, कर्नाटक में भी देखा था, नहीं महाराष्ट्र में नहीं कर्नाटक में देखा था। बन्नी अल्ला रोटेला और पांडुंगा ये सब कहाँ के, आपके आंध्र प्रदेश के हैं। तेलंगाना के 1-2 आपको याद रखने हैं, जैसे कि आपको बोनालू उत्सव याद रखना है, देवी महाकाली को समर्पित है। बथुकम्बा ये 9 दिन का फेस्टिवल है, फूलों को समर्पित होता है, यानी फूलों का त्यौहार है। मेदराम जाता अलाई वलई और सरक्का समरक्का ये भी यहीं का है। नवोगा यात्रा और तिरुपति तिरुमाला ये भी यहीं का है आपका तेलंगाना का उत्सव। नेक्स्ट आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश में कौन कौन से, तो नीरज उत्सव, घड़लिया उत्सव, गणगौर उत्सव, मंडई उत्सव, रशनवा उत्सव, काकसार उत्सव, हरीरी उत्सव, पीर बुधान उत्सव, लोक रंग उत्सव, तानसेन संगीत समारोह, लारूकाज उत्सव, खजुराहो नृत्य 6 दिन चलता है आपका, सिंहस्थ मेला और भगोरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है भगोरिया, जिसे हम भाग से याद रख सकते हैं। मध्य भाग इस प्रकार से मध्य भाग कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है, और भाग से याद रख लेंगे भगोरिया। उज्जैन और क्षिप्रा नदी पर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें छत्तीसगढ़ के कौन कौन से, तो हरेली, मंडई, पोला, भोजली, छेरछेरा, देवारी, बस्तर दशहरा जो देवी दुर्गा को है और 75 दिन का। आपसे पूछता है सबसे दिन तक मनाया जाने वाला उत्सव या शहर वो कौन सा है आपका त्यौहार, तो वह बस्तर दशहरा 75 दिन तक चलता है आपका। गोंचा ये आपका छत्तीसगढ़ का है। भोरम देव, कजरी, राजम कुंभ और वाट्य नृत्य ये सब कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं आपके। उड़ीसा के देखें तो उड़ीसा में हमें याद रखना है छऊ, और छऊ जो है ये भुइया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। 3 प्रकार का होता है, मयूरभंज, पुलुरिया और एक यहाँ पर आप सरायकेला, ये उड़ीसा मनाते हैं, ये वेस्ट बंगाल में और ये झारखंड में। धानु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर जो है आपका वो उड़ीसा में ही है, धानु यात्रा। रज पर्व, बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव, इंटरनेशनल मिट्टी महोत्सव और कलिंग महोत्सव, नव कलेवर रथ उत्सव, नुआखाई उत्सव, विष्णु संक्रांति और इको रिट्रीट
बोईता वंदना, ये सब उड़ीसा के आपके इम्पोर्टेंट उत्सव हैं, आप लोग रटिए ना अच्छे से। अब हमारे कुछ धर्म हैं जो हमारे अल्पसंख्यक धर्म हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, है ना। और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण से त्यौहार हैं उनको जान लेते हैं। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से हैं? बुद्ध पूर्णिमा है, सोंक्रान है, उल्लावला है, लाहबाब गोचेन है, हल्दा है और बैसाख पोया है, ठीक है। ऐसे ही मुस्लिमों से संबंधित कुछ उत्सव हैं। ईद उल फितर जो कि हज यात्रा समापन के दौरान मनाए जाते हैं। मिलाद उल नबी ये पैगंबर साहब के जन्म को डिनोट करता है। और ईद उल फितर ये 9th मंथ है हिजरी का, उस समय मनाते हैं आपका ईद उल फितर। पारसियों के कौन कौन से उत्सव हैं? जैसे पापेती है, खोरदाद है, नवरोज़ है, सुना होगा आपने नवरोज़। जश्न ए मेहगान ये भी इनका है। और जमशेदी नवरोज़ ये भी आपका पारसियों का है। सिंधी की आपने सुना होगा चेटी चंद उत्सव, तिरमूरी उत्सव और चाहिदा जो आपका उत्सव है ये भी यहीं पर मनाते हैं। नेक्स्ट यहूदियों का कौन कौन से हैं? तो हनुक्का उत्सव आपने सुना होगा, सुकोट आपने सुना होगा, पुरिम आपने सुना होगा और सबूत, ये तीनों के तीनों चारों के चारों आपके यहूदी धर्म के हैं। ऐसे ईसाइयों का ईस्टर त्यौहार आपने सुना होगा, गुड फ्राइडे सुना होगा और एक आपने क्रिसमस सुना होगा, है ना। ये सब किसके? ईसाइयों के आपके हैं त्यौहार। अब हमारे कुछ देश हैं और उनके कुछ त्यौहार हैं। जैसे भूटान के कौन कौन से देश हैं, भूटान के कौन कौन से उत्सव हैं? तो पोरो चेसू उत्सव है आपका, थांगवी उत्सव है और एक मणि उत्सव है। श्रीलंका में नवम पेराहेरा, म्यांमार में काचिक मनाव और थाड़ी गुट्टम थिंगमान, ये सब कहाँ के? म्यांमार के। नेपाल में दसाई उत्सव, फागु उत्सव जो कि होली के रूप में मनाते हैं, फागु उत्सव। चीन में आपका स्प्रिंग फेस्टिवल है ना, चीनी नववर्ष है ये, लालटेन महोत्सव चीन में मनाते हैं। और जापान में हमें याद रखना है ग्योन उत्सव, कहाँ का? जापान का। ऐसे पुडुचेरी में हम लोग कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? तो पोंगल उत्सव, फ्रेंच गुड उत्सव। लक्षद्वीप मनाते हैं ओटुलू ईद। और अंडमान निकोबार में मेरियन, समुद्र तट महोत्सव, मानसून महोत्सव और अस्थि महोत्सव कहाँ के? आपके यहीं के हैं। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में तो सिवासोल, गरबा, तरपा और गंगा जी मेला आपका यहीं बनता है। नेक्स्ट हमारे प्रमुख मेले हैं, जैसे कि आपको पता है, जैसे चंपारण मेला आपका छत्तीसगढ़ में, सबरी नारायण मेला छत्तीसगढ़ में, भवनाथ और माधवपुर का मेला आपका गुजरात में, भाद्रवी पूनम मेला गुजरात में, नलवारी मेला हिमाचल प्रदेश में, डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश में, सिंगस्त मेला मध्य प्रदेश में, झिरी मेला जम्मू कश्मीर में, मूंगफली मेला कर्नाटक में, सरदना ईसाई मेला यूपी में, नौचंदी मेला यूपी में, गंगा सागर मेला आपका पश्चिम बंगाल में, बनेश्वर मेला आपका राजस्थान में और छापर मेला पंजाब में मनाया जाता है। अभी हमने देखे थे हमारे प्रमुख धर्मों के जो थे, उनमें से एक छूट गया हमारा जैन धर्म का, इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो आपका पयुष्पर्ण है उत्सव, ये आपका श्वेतांबर के दिन 8 दिन मनाते हैं और दिगंबर के द्वारा 10 दिन मनाते हैं। महामस्तिका से ये कर्नाटक में बनता है, आपका 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। और ज्ञान पंचमी उत्सव भी आपका जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे पूछे वैदिक मास कौन कौन से हमारे? तो चैत है, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, कार्तिक है ना, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माह, फागुन, ये सब क्या हैं आपके? ये वैदिक मास हैं, जिनमें आप सभी को पता है ये चैत्र माह हमारा प्रथम माह है और फागुन माह हमारा अंतिम माह है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। रामनवमी कब मनाते हैं? तो आप सभी को पता है चैत्र नवरात्रि के अंतिम तिथि को मनाते हैं। होली फागुन माह की पूर्णिमा को मनाते हैं। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाते हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल मनाते हैं। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पर चंद्रमा होता है पूर्ण, कहाँ पर? यहाँ पर होता है चंद्रमा पूर्ण, तो इसे मैंने पूर्णमासी कहते हैं। इस दिन हमारा उजाला होता है। अगर शुक्ल पक्ष की तरफ जाएंगे हम लोग, तो शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो उजाला बढ़ता चला जाता है। और जैसे कृष्ण पक्ष की तरफ जाते हैं तो उजाला घटता चला जाता है और अमावस्या आती है तो वहाँ अंधेरा हो जाता है आपका, ठीक है। महाशिवरात्रि कब मनाते हैं? तो फाल्गुन मास की चतुर्थी को मनाते हैं। महाशिवरात्रि आने ही वाली है आपकी कुछ ही समय में। नेक्स्ट आपसे पूछे मकर संक्रांति, ये पौष माह में आपकी मनाई जाती है 14 से 15 जनवरी को। तमिलनाडु में इसको बोलते हैं ताई पोंगल, असम में इसको बोलते हैं भोगी बिहू और गुजरात में बोलते हैं उत्तरायण। जन्माष्टमी कब मनाते हैं आपकी? तो जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण शुक्ल को अष्टमी को मनाते हैं। दुर्गा पूजा अश्वनी शुक्ल की प्रतिपदा को मनाते हैं। बसंत पंचमी आपकी देवी सरस्वती को समर्पित है और माघ शुक्ल की पंचमी को मनाते हैं। नाग पंचमी आपका श्रावण मेला को मनाते हैं। नाग पंचमी आने वाली है, माफ़ करना, ठीक है। रक्षाबंधन आपका श्रावण पूर्णिमा में, ये भी आने वाला है। भाई दूज कार्तिक माह से मनाते हैं और दशहरा अश्वनी माह के महाशुक्ल में पक्ष में इसको मनाया जाता है। तो सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही होगी, इनको अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। ये आज तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा जो टॉपिक है वो है शास्त्रीय नृत्य। क्लास काफ़ी बेहतरीन है आप सभी के लिए, बहुत कम समय में आपको रिवाइज कराऊंगा। पूछा गया है आपसे साक्ष्य जो होता है आपके शास्त्रीय नृत्य के, जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं?
तो एक आपका ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। और इसको पंचम वेद के रूप में भी जाना जाता है, इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। आप सभी को बताया जो हमारे कुल शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं? 8 हैं। लेकिन आप लोगों को दो तरीके से याद रखना है इनको कि 8 कैसे हैं। अगर हम बात करें संस्कृति मंत्रालय के अनुसार इनकी संख्या 9 है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। लेकिन जब आपका संगीत नाट्य अकादमी किसी भी नृत्य को दर्जा दे देती है शास्त्रीय नृत्य का, तभी वो शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। लेकिन उससे पहले जब तक आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा उसे अनुमति दी गई है, उसे हम अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो ऐसा ही एक नृत्य है जिसको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा तो मान्यता दे दी गई है, वो है आपका छऊ। लेकिन अभी तक उसको जो हमारा संगीत नाट्य अकादमी है उसके द्वारा नहीं दिया गया मान्यता। तो वो नृत्य आपका कौन सा? छऊ। मैंने इसको बताया, इसको क्या बोलते हैं? अर्धशास्त्रीय नृत्य हम लोग बोलेंगे। इसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया गया था 2010 में। आप सब लोग जानते होंगे जो हमारे पास अमूर्त धरोहरों की संख्या वो कितनी है? 15 है। और जो मूर्त धरोहर है हमारे पास, यानी जो टेंजिबल साइट है वो कितनी हमारे पास? 43 हैं। टाइगर रिजर्व कितने हमारे पास? तो आप सभी लोग जानते हैं 58 है। रामसर जो हमारे हैं वो कितने हैं? 91 है। रामसर स्थल कितने? 91। ऐसे आपसे पूछे जो हमारे नेशनल पार्क हैं वो कितने? 7 हैं। तो आपसे पूछे शास्त्रीय भाषाएं कितनी हमारे पास? तो 11 हैं। और आपसे पूछे कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो वो है 8। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीय जो आपका संगीत नाट्य अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका है साहित्य अकादमी जो आपका है इसका स्थापना कब हुआ था? 1954 में। और आपसे पूछा ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1954 में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। ये भी आपसे पूछ लेता है। अब जो आपका छऊ है वो 3 राज्यों में होता है आपका। मयूरभंज, अगर आपसे पूछा है मयूरभंज, तो ये आपका कहाँ पर होता है? छऊ वाला उड़ीसा में होता है। सरायकेला आपसे पूछे तो ये कहाँ पर? झारखंड में है। और पुरुलिया आपसे पूछे तो ये कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में होता है। तो मयूर ये आपका 3 राज्यों में होता है। ठीक है, सॉरी, जो आपका छऊ नृत्य है जो आपका 3 राज्यों में होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे कौन कौन से नृत्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आप सभी को पता है भरतनाट्यम है तमिलनाडु में होता है, ओडिसी है उड़ीसा में होता है, मणिपुर में ही होगा, कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। कथक ये उत्तर भारत का है लेकिन हम यूपी कह सकते हैं। कथकली आपका केरल का है। मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का है। और सत्रिय नृत्य के बारे में आपका रखना है, ये असम का है। सन 2000 में इसको शामिल किया गया था और लगभग 500 वर्ष पुराना आपका ये नृत्य है। और जो आपका भरतनाट्यम है ये सबसे पुराना नृत्य है आपका, और ये लगभग आपका 2000 साल पुराना है। कितना? 2000 साल पुराना है। तो ये टोटल हमारे नृत्य जो है वो कितने हैं? 8 हैं। ये शास्त्रीय नृत्य है हमारे। इनमें से आपसे पूछा कि नॉर्थ में कितने हैं? तो 1 मैंने बताया कौन सा? ये है आपका कथक। आपसे पूछे नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं? तो 2 हैं आपके। नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं आपके? 2 हैं। साउथ ईस्ट में कितने? 1 है। और साउथ में कितने आपके? 4 हैं। तो टोटल कितने हो गए? ये 8 हो गए। तो इस प्रकार से भी आप याद रखना, नॉर्थ साउथ में कितने हैं, नॉर्थ ईस्ट में कितने हैं और साउथ ईस्ट में कितने हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले नृत्य पर बात कर लेते हैं। पहला नृत्य हमारा कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है इसे बोलते हैं सादिर। ठीक है, इसके अन्य नाम भी हैं। तो अन्य नाम में जैसे होता है इसे दासी अट्टम बोलते हैं और अग्नि अट्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता था, जो आपका भरतनाट्यम है इसके तहत क्या होता था, मंदिरों में जो आपकी कन्याएं होती थी उनको समर्पित कर दिया जाता था भगवान के लिए, उनसे उनकी शादी करा दी जाती थी। यानी सारी सेवा जो कि वो भगवान की ही करेंगे, मंदिर में रहकर मंदिर में रहेंगे, सारे कार्य आपके मंदिर में ही होंगे। तो इस एक प्रकार से मंदिरों को दान कर दी जाती थी लड़कियाँ। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया था भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इसको बोला गया था क्योंकि मंदिर को समर्पित है लड़कियों के लिए। तो यहीं पर आपका ये नृत्य वगैरह भी करती थी। तो इसका अन्य नाम भी क्या बोलते थे? इसको दासी अट्टम, क्योंकि दासी बन के रहती थी और रात शाम को आपकी क्या करती थी? सुबह शाम नृत्य करती थी, तो इसलिए इसे बोलता था दासी अट्टम। ठीक है, अट्टम का मतलब होता है नृत्य। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। ठीक है, अच्छा, जो आपका भरतनाट्यम है इसमें जो शिक्षक होता है उसे क्या बोलते हैं? तो नट्टूर वार इसके शिक्षक को बोला जाता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो 2 ग्रंथ हैं आपके, एक है आपका शिल्पाधिकारम जो इलांगो के द्वारा लिखा गया था, और एक है अभिनय दर्पण जो कि आपका नंदिकेश्वर के द्वारा लिखा गया था। आपका जो भरतनाट्यम की स्टार्टिंग होती है, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? तो अलारिपू एक आपका डांस स्टेप होता है जिसमें आह्वान किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो आरंभ किया जाता है भरतनाट्यम का, तो उसे बोलते हैं अलारिपू। इसके 6 भाग होते हैं। हमारे जो भरतनाट्यम होता है इसका 6 भाग होता है। 6 भागों में इस डांस को कंप्लीट किया जाता है। तो इसकी शुरुआत मैंने बताया किससे होता है? अल्लारिपू, जिसे हम बोलते हैं आह्वान। उसके बाद होता है आपका जाति स्वरूप, इसमें आपका नृत्य भाग आता है।
फिर आपका आता है शब्दम, शब्द के साथ लघु रचना की जाती है। फिर आता है वर्णम, फिर एक कहानी की रचना की जाती है। फिर आता है पदम, धार्मिक प्रार्थना की जाती है, भजन किए जाते हैं। फिर आता है आपका तिल्लाना, है ना, तिल्लाना जो कि हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। आपका तिल्लाना ये अंत होता है इससे। भरतनाट्यम नृत्य जो होता है वो लड़कियों मंदिरों को समर्पित है। शैव धर्म को यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। और यहाँ पर जो 3 उंगलियाँ होती हैं ना, 3 उंगलियाँ मैं आपको दिखाता हूँ चित्र में अभी। 3 उंगलियों को क्या किया जाता है, यहाँ पर 3 उंगलियों को यहाँ पर ओम के प्रतीक का आकार दिया जाता है। ठीक है, ओम के जो हमारा प्रतीक होता है उसका आकार दिया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा धुन के लिए किस संगीत का प्रयोग होता है, तो कर्नाटक संगीत का उपयोग होता है। कलाकार को यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो एखार्य या लस्यांग यहाँ कहते हैं कलाकार को। इसकी शैली कितनी होती है, 3 शैली होती है, कलाक्षेत्र, भुजुबुर और एक आपका कलामंडलम। तो के ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं इसकी शैलियों को। भारतीय संगीत के 2 भाग, तो आप सभी को पता है भारतीय संगीत के 2 भाग हैं, एक है नॉर्थ इंडिया का, एक है साउथ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया में जिसका प्रयोग होता है उसे बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत, और साउथ इंडिया में जो आपका संगीत का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं कर्नाटक संगीत। भरतनाट्यम में कौन कौन से यंत्रों का, वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, तो मृगनम, बीड़ा और बांसुरी इनका प्रयोग होता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1910 में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था और बाद में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे स्टार्ट कर दिया गया था जब हम लोग आज़ाद हो गए। भरतनाट्यम के चित्र हमें कहाँ से मिलता है, तो आपका तमिलनाडु में एक मंदिर है चिदम्बरम मंदिर, यहाँ से भरतनाट्यम के चित्र अंकित मिलते हैं। तो ये हमारा भरतनाट्यम आपको याद रखना है, सारे फैक्ट इसके याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट उड़ीसा की हम बात करें तो ओडिसी नृत्य होता है यहाँ पर। ओडिसी आपका शास्त्रीय नृत्य है और इसके जो जनक थे वो थे पंकज कुमार चरण दास। ये किस भगवान को समर्पित है, तो कृष्ण भगवान को समर्पित नृत्य है और ये जगन्नाथ पूजा जो आपकी रथ यात्रा होती है उससे संबंधित है। इसमें मुद्रा होती है त्रिभंग मुद्रा, लेकिन आपकी 5 मुद्राएं विकसित किसने की हैं, तो जयंतिका ने इनकी 5 मुद्राएं क्या की हैं, विकसित की हैं। ओडिसी को ओरेली नृत्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरेली नृत्य। ये मुख्यतः जो है आपकी महरिया जनजाति है, इसके द्वारा किया जाता है, यहाँ का एक समुदाय है इसके द्वारा किया जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अल्लाह रिपू से क्या होता है, अल्लाह रिपू से आपके भरतनाट्यम की शुरुआत होती है, लेकिन जो आपकी ओडिसी होती है इसकी शुरुआत होती है मंगल चरण से। यहाँ पर जो आपका नृत्य करने वाला होता है वो पृथ्वी की माता, जो हमारी पृथ्वी माता है उनको पुष्प अर्पित करता है और इसका अंत किससे होता है, तो मोक्ष से होता है, जिसे थारियम नृत्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, थारियम नृत्य। यहाँ पर नृत्यांगना क्या होता है, नृत्यांगना जो होती हैं आपकी शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सचल मूर्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सचल मूर्ति। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, यह जल नृत्य है, क्या है, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से, तो मंजीरा है, पखावज और ढोल सितार है। नृत्य के उदाहरण कौन कौन से, तो खंडगिरी और उदयगिरी से यहाँ से इसके साक्ष्य में मिलते हैं। नेक्स्ट हमसे बात करें मणिपुरी, तो अगला हमारा नृत्य है मणिपुरी। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की इसमें कहानियों का प्रदर्शन होता है। इसकी 3 शैली होती हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। नेहरू जी के, यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनके द्वारा मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी मणिपुर में। इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो पैना वाद्य यंत्र होता है, इसका प्रयोग होता है। गायन के लिए आपका नट गायन होता है, ठीक है, नट गायन इसको कहते हैं, गायन जो होता है उसे नट गायन कहा जाता है। इसमें पंग चोलम क्या होता है, पंग चोलम, तो इसमें नृत्य करना, वाद्य यंत्र बजाना और स्वयं ही गाना गाना वो एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो इसे पंग चोलम हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंग चोलम। पंग चोलम किससे संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। और जो नृत्य करता है वो स्वयं ही गाता है और स्वयं ही नृत्य करता है, स्वयं ही बजाता है। नेक्स्ट आपसे पूछे इसके भाग कितने हैं, तो 2 भाग हैं, एक आपका जोगोई और एक है चोलम। इसमें ताल कितनी होती हैं, 64 तालें होती हैं। बेलनाकार इसमें जो स्कर्ट पहनी जाती है उसको कहते हैं योट्टी ओई। क्या बोलते हैं, योट्टी ओई। और कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता। कलाकार जो होता है वो दर्शकों से कभी सीधे आंख नहीं मिलाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है किस नृत्य में कलाकार दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता, तो वो है आपका मणिपुरी नृत्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुचिपुड़ी। कौन सा, कुचिपुड़ी नृत्य हमारा। और कुचिपुड़ी नृत्य आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप सब लोग जानते हैं कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था बहुत डीप से कि कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ये कौन से ज़िले, तो कृष्णा के ज़िले के एक गांव है आपका कुचेलापुरम, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया कुचिपुड़ी। इसका आधार जो होता है वो भागवत और पुराणों से लिया गया है। पीतल की जो तस्तरी होती है उसमें पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है इसमें, जिसे तंगरम बोलते हैं, तरंगम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तरंगम। पैरों की जो मुद्राएं होती हैं उसे मंडीकोप्पू, कंतेरा और नागवध कहते हैं। कुचिपुड़ी के जो आदि गुरु हैं वो किसे बोलते हैं, सिद्धेश योगी जो हैं इनको बोला जाता है। इसमें कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है। मैंने अभी बताया था आपको उत्तर भारत में आपका हिंदुस्तानी संगीत
और दक्षिण भारत में आपका कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है। तो कुचिपुड़ी दक्षिण भारत का है तो इसलिए कर्नाटक संगीत का इसमें उपयोग किया जाएगा। इसमें संयोजन किस किस का होता है, तो आपका बाक, मूक अभिनय और शुद्ध नृत्य का इसमें क्या होता है, आपका संयोजन होता है। जो नर्तक होते हैं आपके, इन्हें भागवल तालु के नाम से जाना जाता है। और जो पोशाक होती है इसे क्या बोलते हैं, बगलबंदी के नाम से कहते हैं। 16 कद या पक्ताचार क्या होता है, शरीर की हरकतें होती हैं, इसे बोलते हैं। काबुत्तम ये आपका हवाई कर्तव्य होती हैं। मंडूक शब्द ये एक मेढक की कहानी के लिए है आपका, इसमें एक मेढक की कहानी बताई जाती है। जल चित्रम क्या होता है, तो कलाकार पैर के अंगूठे से चित्र बनाता है। क्या बनाता है, कलाकार पैर के अंगूठे से चित्र यहाँ पर बनाता है आपका, किस नृत्य में, तो ओडिसी नृत्य में, सॉरी कुचिपुड़ी नृत्य में। अगला हमारा नृत्य है कथक नृत्य। इंपॉर्टेंट नृत्य है कथक, ठीक है। और कथक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नटवरी या कथाकारों को नृत्य भी इसको हम बोलते हैं। राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है ये। और घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की विशेषताएं हैं, यानी घुंघरू पहनकर और चक्कर पे चक्कर लगाए जाते हैं, तो उसे हम कथक नृत्य बोलते हैं। उत्तर भारत का है हमारे। इसमें वेशभूषा जो होती है वो अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार आपकी पहनी जाती है। इसमें कौन कौन शामिल है, लखनऊ घराना शामिल है, जयपुर घराना शामिल है, बनारस घराना शामिल है और रायगढ़। बनारस घराना सबसे पुराना है आपका। इसमें कहानी सुनाई जाती है नृत्य के द्वारा। तो कहानी सुनाने के लिए नृत्य जो किया जाता है वो आपका कथक नृत्य, और इसको बोलते हैं पढ़ंत। क्या बोलते हैं, पढ़ंत। शास्त्रीय शैली को पुनर्जीवित किया किसने, तो लेडी जो आपकी लीला सोखे थी इनके द्वारा। और वर्तमान स्वरूप इसका तो मुग़ल परंपरा पर आधारित है, यानी एकमात्र नृत्य जो इस्लामिक प्रभाव पर है, तो वो है आपका कथक। नेक्स्ट बात करते हैं कथकली की। किसकी, कथकली। कथकली जो है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है आपका कथकली, ठीक है। और ये आधारित आपके किस पर, तो रामायण और महाभारत पर। यहाँ महाभारत लिख लेना, महाभारत, ठीक है। रामायण और महाभारत पर ये आपकी क्या है, अंकित है। इसमें प्रदर्शन क्या होता है, तो चेहरे के हाव भाव का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। इसमें जो नायक होता है उसे बोलते हैं पाचा, और जो खलनायक होता है उसे बोलते हैं कंथी। जो नायक है इसमें वो होता है हीरो, ठीक है। और जो खलनायक वो है वो कौन होता है, आपका विलेन, ठीक है। जो नायक है आपके कौन है, भीम है आपके, ठीक है। खलनायक आप लोग मुझे बताइए कौन है। जो नाट्य आपका स्थान है जहाँ ये नाट्य करते हैं आपका, उसे बोलते हैं कुट्टा पालम या कुट्टम पालम उसको बोलते हैं। इसमें 24 मुद्राएं होती हैं आपकी। वाद्य यंत्र कौन कौन से, तो इदक्का, चिंदा और मडालम, इनका प्रयोग होता है। कथकली जो आपका है ये आकाश का प्रतीक माना जाता है, आकाश का प्रतीक। गीतों की भाषा क्या होती है, तो मणिप्रवलम, मणिप्रवलम जिसको मलयालम और संस्कृत से मिलकर बनी है ये आपकी। गीतों के शब्दों को क्या बोलते हैं, तो अटकथा। इसमें कितने प्रकार होते हैं, तो कलासम और नल चरितम, इसके 2 प्रकार होते हैं। ललित कला के 5 भाग कौन कौन से होते हैं ये बताए गए हैं। तो लिटरेचर होता है, म्यूज़िक होता है, पेंटिंग, एक्टिंग और नृत्य। इसकी जो शुरुआत होती है वो केलू कोट्टोडू से होती है, ढोल बजाकर होती है, जो केरल का सोपना संगीत से संबंधित है। इसमें कितने प्रकार के श्रृंगार होते हैं, तो 5 प्रकार के श्रृंगार आपके होते हैं कथकली में, ठीक है। अगला है आपका मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम मैंने अभी आपको बताया, मोहिनी अट्टम। मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। यहाँ पर जो सुंदर स्त्री होती है आपकी, यानी जो महिला होती है, वो बालों में चमेली के फूलों को सजाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कथकली को, मोहिनी अट्टम को दूसरा नाम क्या है, तो जादूगरनी इसका नाम है। और इसमें किस भाषा का, तो मणिप्रवलम का इसमें भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सी साड़ी पहनी जाती है, तो कसाबू साड़ी पहनी जाती है। मोहिनी अट्टम का जो उल्लेख हमें मिलता है वो कहाँ से, व्यवहार माला एक प्राचीन ग्रंथ है जिसके लेखक हैं मांझा मंगलम नारायण नंबूदरी, ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया व्यवहार माला, इसमें मोहिनी अट्टम का हमें जिक्र मिलता है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें हम, शास्त्रीय नृत्य तो वो हुआ था शामिल आपका 2000 में। इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, आप सभी लोग जानते हैं 2008 में। ये आपका जो खोजा गया था वो लगभग 500 वर्ष पुराना है आपका। इसके संस्थापक कौन थे, तो श्रीमद शंकर देव थे। इसका प्रदर्शन होता है अंकीय नाट्य से। इसमें स्त्री जो होती है उसे शिवंगी बोलते हैं, और जो पुरुष होता है उसे भंगी बोलते हैं। संगीत इसमें कौन सा होता है, तो बोर गीत संगीत का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य थे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। इनकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप मनमोहन क्लासेस के नाम से भी इसको सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और वहाँ से ग्रुप एडमिन से बात करके आप लोग इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।